दोस्तों, क्या आपका भी माइनर पेपर टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी होने वाला है और आप भी इस बात को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और कैसे हम लोग इसके उत्तर को बनाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में दोस्त मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ माइनर 2B टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी के मोस्ट वीवीआई प्रश्न तथा इसके उत्तर। मतलब कह सकते हैं दोस्त कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, जिसमें मात्र मैं आपको 9 क्वेश्चन बताऊंगा। कितना? 9 क्वेश्चन बताऊंगा और ये 9 क्वेश्चन आज मैं आपको याद भी करवा दूंगा। ठीक है, बस आपको मेरी वीडियो को देखते चले जाना है। मैं गारंटी देता हूं कि ये जो क्वेश्चंस है आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, आपको वापस इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ये 9 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो समझिएगा कि आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर कौन से क्वेश्चन की तैयारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत में मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि समय बहुत कम है ना। तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बस पॉइंट बाय पॉइंट बता दूंगा, ताकि वो पॉइंट आपको याद रहे और उस पॉइंट को आप लंबे तरीके से किसी भी तरीके से बड़ा करके लिख सको, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए मेरे दोस्त, बात करते हैं अगर पहले क्वेश्चन का, तो पहले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा पर्यटन के विकास में परिवहन की भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए। कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा कि आखिर पर्यटन के विकास में परिवहन की क्या भूमिका रही, इसके बारे में बताइए। यह हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरे क्वेश्चन में दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि पर्यटक परिवहन के प्रमुख साधन का वर्णन करिए। मतलब कह सकते हैं कि अगर हम लोग पर्यटन कर रहे हैं, ठीक है, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, है ना, तो उसमें से हम लोगों को किस किस साधनों की आवश्यकता होती है उसके बारे में बताइए। ठीक है, फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन में दोस्त मैं आपको बताऊंगा टूर एजेंसियों की भूमिका का विवेचन करिए। मतलब टूर एजेंसी जो होते हैं उसका विवेचना करिए, विशेष रूप से टिकट बुकिंग करने में और वीजा प्रक्रिया। मतलब कह सकते हैं वो लोग जब टिकट बुक करते हैं और वीजा बनाते हैं तो आखिर उनकी क्या भूमिका होती है टिकट बनाने में और वीजा बनाने में, इसके बारे में बताइए। उसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन में दोस्त मैं आपको बताऊंगा आवास से आप क्या समझते हैं। क्या कह रहा है? आवास। ठीक है, आवास से आप क्या समझते हैं और पर्यटन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के आवासों का वर्णन करें कि आखिर आवास जो है वो कितने प्रकार का होता है। पर्यटन के थ्रू से अगर देखें तो आवास कितने प्रकार का होता है उसके बारे में भी चर्चा करिए, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन हमारा हुआ। उसके बाद यही 4 क्वेश्चन में दोस्त आपको अथवा में ऐसे भी पूछ सकता है कि होटल, मोटेल और रिसॉर्ट में अंतर स्पष्ट करिए। क्या क्या पूछ सकता है? होटल हो गया, मोटेल हो गया और रिसॉर्ट, इन तीनों में क्या अंतर है इसके बारे में बताइए। और ये तीनों चीज को मैं आपको इसी में ही बताऊंगा, यही क्वेश्चन में ही बताऊंगा, आवास वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि होम स्टे और यूथ हॉस्टल का पर्यटन में महत्व बताइए। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको सेम आंसर लिखना है, जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताऊंगा। उसके बाद मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा पर्यटन एजेंसियों से आप क्या समझते हैं। मतलब पर्यटन एजेंसी क्या होता है ना, और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसी का वर्णन करिए। मतलब पर्यटन एजेंसी क्या होता है उसके बारे में बताइए। उसके साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसी कौन कौन से हैं उसके बारे में बताइए। ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। छठे नंबर क्वेश्चन में दोस्त आपको पढ़ना है पर्यटन में गाइड की भूमिका। पर्यटन में गाइड की क्या भूमिका होती है इसके बारे में बताइए। यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि पर्यटन गाइड का लाइसेंस, मान्यता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्णन करिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको सेम आंसर लिखना है, जो मैं क्वेश्चन नंबर 6 में कराऊंगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 7 का मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा कह रहा है पर्यटन में मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भूमिका का वर्णन करें। मतलब पर्यटन में मनोरंजन का, एंजॉयमेंट का और सांस्कृतिक कार्यक्रम की क्या भूमिका होती है उसके बारे में बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे नृत्य, संगीत, कार्यक्रम, सम्मेलन और सेमिनार के आयोजन की प्रक्रिया समझाइए। हो सकता है कि आपको अलग से नृत्य के बारे में पूछे, संगीत कार्यक्रम के बारे में पूछे, सम्मेलन के बारे में पूछे, या तो सेमिनार के बारे में पूछे, है ना। ये सब आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है या तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो मैं सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है, चाहे वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको यही 9 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कैसे ये 9 क्वेश्चन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट आपका क्वेश्चन है पर्यटकों को या तो पर्यटक एवं पर्यटन स्थलों की
सुरक्षा में विभिन्न संस्थानों की भूमिका स्पष्ट करिए। मतलब कह सकते हैं पर्यटकों के लिए और पर्यटन स्थल के लिए बचाव का या तो सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और कौन कौन से संस्था है उसके बारे में बताइए। तो मात्र मेरे दोस्त आपको ये 9 क्वेश्चंस पढ़ना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को एक एक करके। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे कि पर्यटन के विकास में परिवहन की क्या भूमिका है। ठीक है, तो आज का प्रश्न हमारा है कि परिवहन प्रणाली के विकास और उसके साथ जुड़े कारकों का विस्तृत व्याख्या करें। प्रश्न क्या है कि परिवहन प्रणाली किसको कहते हैं, है ना, इसका कैसे विकास हुआ, ठीक है, उसके साथ साथ उसके क्या क्या कारक हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ये समझना पड़ेगा क्या कि परिवहन प्रणाली क्या है। क्या समझना पड़ेगा कि परिवहन प्रणाली क्या है। ठीक है, तो कोई अगर पूछता है आपको कि बाबू परिवहन प्रणाली का अर्थ बताइए या तो बताइए कि परिवहन प्रणाली किसको कहते हैं, तो आपको सीधे कहना है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के साधन को ही परिवहन कहते हैं। ठीक है, और उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग परिवहन प्रणाली कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, परिवहन प्रणाली कहलाती है। मिस कीजिएगा कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जब कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है और जिस प्रक्रिया से उसको पहुंचाया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन प्रणाली। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो या तो बाइक से जाते हैं, या तो ट्रेन से जाते हैं, या तो बस से जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, तो ये क्या हो गया, परिवहन प्रणाली हो गया। वैसे सामान को भी तो ले जाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन प्रणाली। तो आज का प्रश्न हमारा यही है कि आखिर परिवहन प्रणाली का विकास कैसे कैसे हुआ। तो हम लोगों ने जानते हैं कि जिसमें मनुष्य के सभ्यता स्टार्ट हुआ उस समय क्या गाड़ी था, नहीं था। ठीक है, तो कैसे कैसे इसका विकास हुआ इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या, तो परिवहन प्रणाली जो है ना वो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और सांस्कृतिक प्रगति को, सांस्कृतिक विकास के लिए जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कह रहा है कि परिवहन का विकास प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक समय तक कई चरणों में हुआ है। क्या कह रहा है कि परिवहन का जो विकास है ना वो प्राचीन काल से, पुराने समय से ही आधुनिक समय तक कई प्रकार के विकास हुए। जैसे कि पहले मोटरसाइकिल नहीं था लेकिन अब मोटरसाइकिल आ गया है। ठीक है, पहले हवाई जहाज का साधन नहीं था, अब हवाई जहाज भी आ गया है ना। इस प्रकार से आपको जैसे जैसे समझ में आता है हर चीज में लिख दीजिएगा आप। कह रहा है इसमें कई कारकों की भूमिका रही है, इसमें जो है ना कई कारक भूमिका निभाए हैं। कह रहा है कि इसका विस्तार पूर्वक वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया कि किस प्रकार से इसका विकास हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पहला हम लोग को जानना है परिवहन प्रणाली का विकास, जिसमें से पहला हमारा आता है प्राचीन काल, कि प्राचीन काल में कैसे इसका विकास हुआ। तो कह रहा है कि शुरुआत में लोग जो है ना वो पैदल चलते थे। अगर पहले की बात करें, प्राचीन सभ्यता की बात करें, तो उस समय जो लोग हैं वो पैदल चला करते थे और सामान ढोने के लिए जो है पशुओं जैसे कि घोड़ा हो गया, गधा हो गया, ऊंट हो गया, बैल हो गया, ये सब का उपयोग करते थे। पहले गाड़ियां वगैरह होती नहीं थी, पहले जानवरों से सामान ढोया जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि नदियों में जो है ना नौकाएं सबसे पहले जल परिवहन प्रणाली बनी। नौकाएं मतलब समझते हैं, नाव। ठीक है, नदियों में जो है नाव का प्रचलन हुआ, ये जो है ना सबसे पहले जल परिवहन का प्रणाली बना था। फिर हमारा आता है मध्यकाल। क्या आता है, मध्यकाल। कह रहा है कि मध्ययुगीन काल, जिसको हम लोग मध्यकाल कहते हैं, तो मध्ययुगीन काल में लकड़ी और लोहे की गाड़ियों का विकास हुआ। क्या हुआ, लकड़ी और लोहे की गाड़ियों का विकास हुआ, जिनमें बैलों और घोड़ों का उपयोग किया जाता था। जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब चीज का विकास हुआ। कब, मध्यकाल में। कह रहे कि उसके बाद जो है ना समुद्री व्यापार बढ़ने लगा। क्या हुआ, उसके बाद समुद्री व्यापार बढ़ने लगा, जिससे क्या हुआ, बड़े जहाजों का निर्माण हुआ, जिससे बड़े बड़े जहाजों का निर्माण होने लगा। फिर तीसरा हमारा आता है औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति के बाद मतलब 18वीं और 19वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, तो कह रहा है कि 18वीं और 19वीं सदी के बाद जो है ना भाप इंजन का आविष्कार हुआ।
कोयले से चलने वाली रेलगाड़ियों का आविष्कार हुआ, जिससे रेलवे और स्टीमरशिप का विकास हुआ। जिससे क्या हुआ, भाप से चलने वाले जहाज का और रेल का जो है ना आविष्कार हुआ था। कोई पूछेगा कि भाप से चलने वाले रेल और शिप का आविष्कार कब हुआ, तो 18वीं और 19वीं सदी में। ठीक है, कह रहा है कि उसके बाद जो है ना सड़कों को पत्थरों और कोलतार से बनाया जाने लगा। उसके बाद जो है सड़क का जो है पत्थर से और कोलतार मतलब पिच जिसको बोलते हैं उससे बनाया जाने लगा। अब हमारा आता है 20वीं सदी। क्या आता है, 20वीं सदी, जिसको हम लोग आधुनिक युग कहते हैं। कह रहा है कि इसे आधुनिक युग कहते हैं। और आधुनिक युग में जो है ना पेट्रोल डीजल इंजन वाले वाहन का विकास हुआ, जैसे कि कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, ये सब का विकास हुआ। कब, तो 20वीं सदी में पेट्रोल का, डीजल से चलने वाली गाड़ियां, है ना, ये सब चीज का आविष्कार हुआ था। इसे ही आधुनिक युग कहते हैं। कह रहा है इसी के साथ जो है हवाई परिवहन की शुरुआत हुई। इसी के साथ क्या हुआ, हवाई परिवहन का भी शुरुआत हुआ और वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हुई। वाणिज्यिक मतलब सामान को ढोने का भी शुरुआत हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ आदमियों को भी यहां से वहां ले जाने की शुरुआत होने लगी। किसके शुरू से, तो हवाई परिवहन के शुरू से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, कह रहा है कि आधुनिक युग में मेट्रो, बुलेट ट्रेन और इलेक्ट्रिक वाहनों का भी विकास हुआ। और आधुनिक युग जो है, अभी का जो युग है, इसमें क्या हुआ, मेट्रो ट्रेन का भी आविष्कार हुआ, बुलेट ट्रेन का भी आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रिक वाहनों का भी विकास हुआ है। अब हमारा आता है 21वीं सदी, जिसको हम लोग डिजिटल और स्मार्ट परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल और स्मार्ट परिवहन। अब इसको इस प्रकार से क्यों कहते हैं, तो कह रहा है कि इस युग में जो है ना हाई स्पीड ट्रेन, इस युग में जो है हाई स्पीड ट्रेन का आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रिक वाहनों का आविष्कार हुआ, स्वचालित मतलब अपने से चलने वाले कारों का आविष्कार हुआ, ड्रोन डिलीवरी का आविष्कार हुआ, और इस प्रकार के तकनीकों का जो है ना क्या हुआ, विकास हुआ। कब, 21वीं सदी में, जिसको हम लोग डिजिटल और स्मार्ट परिवहन कहते हैं। कह रहा कि तथा परिवहन को स्मार्ट बनाने के लिए जीपीएस, एआई और इंटरनेट का उपयोग बढ़ा। इसमें क्या हुआ, तो परिवहन को स्मार्ट बनाने के लिए, परिवहन को बेहतर बनाने के लिए जीपीएस का, एआई का और इंटरनेट का उपयोग बढ़ने लगा। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि आखिर परिवहन का विकास कैसे कैसे हुआ। अब हमारा प्रश्न था कि परिवहन प्रणाली के विकास में प्रभाव डालने वाले कारक, या तो इसके क्या क्या कारक है। तो देखिए, पहला हम लोग जानेंगे इसके भौगोलिक कारक को। क्या जानेंगे, भौगोलिक कारक। कह रहा है कि भौगोलिक कारक में जो प्राकृतिक चीजें होती है, ये सड़क परिवहन को बाधित करती है। कैसे, तो पहाड़ हो गया, नदियां हो गया, जंगल हो गए, आदि हो गया, ये सब जो है ना परिवहन को प्रभावित करता है। कहीं मान लीजिए रोड बन रहा है, ठीक है, तो रोड बन रहा है, बीच में पहाड़ आ गया तो उसको काटने में, छाटने में बहुत समय लग जाता है। नदी आ गया तो उसके ऊपर पुल बनाना पड़ेगा, जंगल आ गया तो जंगल को काटना पड़ेगा। तो प्राकृतिक बाधाएं ये सब है। दूसरा कह रहा है कि समतल क्षेत्र जो है ना उसमें सड़क बनाने में बहुत ही आसान होता है। वही कह रहा है कि यहाँ सड़कें और रेलवे आसानी से बनाई जा सकती है, इसलिए इन क्षेत्रों में रेलवे परिवहन बेहतर होता है। किन क्षेत्रों में, तो समतल क्षेत्र में, है ना। फिर कह रहा है कि अधिक वर्षा या बर्फबारी वाले क्षेत्रों में परिवहन कठिन होता है। जहां पे अधिक वर्षा होता है और जहां पे अधिक बर्फबारी होता है ना, वहां पे परिवहन जो है ना वो कठिन होता है। ठीक है, तो ये इसका पहला कारक हो गया। दूसरा कारक है आर्थिक कारक। क्या है, आर्थिक कारक। कह रहा है किसी भी देश की आर्थिक स्थिति परिवहन के विकास को प्रभावित करती है। क्या कह रहा है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति जो है ना उसके परिवहन के विकास को प्रभावित करती है। कह रहा है कि विकसित देश बेहतर सड़कें, रेलवे और हवाई अड्डे बना सकती है। विकसित देश जो है ना वो क्या क्या बना सकती है, तो बेहतर सड़क बना सकती है, रेलवे का आविष्कार कर सकती है और हवाई अड्डे भी बना सकती है। जबकि जो विकासशील देश है उसको परिवहन नेटवर्क में जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसका परिवहन नेटवर्क जो है वो कमजोर होता है ना। तीसरा हमारा है तकनीकी कारक। क्या है, तकनीकी कारक। कह रहा है कि नई वैज्ञानिक आविष्कार जैसा कि इलेक्ट्रिक वाहन, हाई स्पीड ट्रेन, ऑटोमेट परिवहन सिस्टम ने परिवहन को आधुनिक और तेज बना दिया। कह रहा है ना कि नए नए वैज्ञानिक के खोजों ने या आविष्कारों ने, जैसा कि इलेक्ट्रिक वाहन हो गया, स्वचालित कारें हो गई, हाई स्पीड ट्रेन हो गया,
ये सब क्या किया है, तो हमारे परिवहन को जो है ना वो तेज बना दिया है और आधुनिक बना दिया है। कह रहा है कि बेहतर इंजन, हल्की धातुएं और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से परिवहन जो है ना वो क्या हुआ, अधिक कुशल हुआ है, मीन्स बेहतर हुआ है। ठीक है, आगे हमारा चौथा जो कारक है वो है राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। क्या है, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। कह रहा है कि सरकार की नीतियां और योजनाएं परिवहन प्रणाली के विकास में अहम भूमिका निभाती है। क्या कह रहा है कि सरकार के जो नियम है और जो योजनाएं हैं वो क्या करती है, परिवहन प्रणाली के विकास में अहम भूमिका निभाती है। कह रहा है कि सड़क, रेलवे और हवाई अड्डों के निर्माण के लिए जो है ना सरकार द्वारा बेहतर योजनाएं बनाई जाती है। ठीक है, सड़क को बनाने के लिए, रेलवे को बनाने के लिए और हवाई अड्डों के निर्माण के लिए जो है ना सरकार क्या करती है, बेहतर से बेहतर योजना बनाती है और उसको लागू करने का प्रयास करती है। अब लास्ट में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। किसका, इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष आपको वही लिखना है जो आपको ऊपर में समझ में आता है। ठीक है, अब देखिए ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो जैसे जैसे आपको जैसे समझ में आया उस तरह से बेहतर करके, बड़ा से बड़ा करके आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, देखिए निष्कर्ष में लिखेंगे कि परिवहन प्रणाली का विकास मानव सभ्यता के विकास के साथ ही हुआ। कह रहा है कि परिवहन प्रणाली जो है ना इसका विकास कैसे हुआ, तो मानव सभ्यता, मनुष्यों के सभ्यता के साथ ही इसका विकास हुआ। अर्थात कह सकते हैं कि परिवहन प्रणाली का विकास प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक काल तक मानव सभ्यता के साथ निरंतर हुआ। जैसे जैसे मनुष्य बदले हैं उस तरह से परिवहन प्रणाली में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। जैसे मनुष्यों का सभ्यता चेंज होते गया है वैसे वैसे परिवहन का प्रणाली भी चेंज होते गया है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो ऐसे प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, पर्यटन के विकास में परिवहन की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यटन का जो विकास हुआ है, पर्यटन का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें परिवहन की क्या भूमिका रही है उसके बारे में बताइए। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर पर्यटन क्या होता है। तो पर्यटन का मतलब होता है दोस्त घूमने वाला स्थान। जैसा कि मान लीजिए पारसनाथ हो गया, काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, अयोध्या हो गया, बनारस हो गया, ये सब पर्यटन स्थल है। तो आखिर पर्यटन स्थल ये बना कैसे, इसका विकास करने में जो है परिवहन की क्या भूमिका होती है उसके बारे में बताइए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा था। अब यही क्वेश्चन हमारा ऐसे भी पूछ सकता है कि पर्यटन में प्रयुक्त परिवहन के विभिन्न साधन, मतलब पर्यटन करने के लिए जो हम लोग को साधन की आवश्यकता होती है, जैसे कि हवाई, रेल, सड़क, जलमार्ग, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, सुरंग, रोपवे, क्रूज एवं अंतरिक्ष वाहन की विशेषताओं तथा उनकी उपयोगिताओं का वर्णन करिए। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे ये कह रहा है कि जहां पे हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, जो स्थान हम लोग घूमने के लिए जाते हैं उसका विकास में परिवहन मतलब आने जाने वाले साधनों का क्या योगदान रहा उसके बारे में बताइए। तो बात करते हैं दोस्त अगर परिवहन का, तो मान लीजिए अगर पारसनाथी कोई जगह है, क्या पारसनाथी कोई जगह है, लेकिन हम लोगों को ये रास्ते से होके गुजरना पड़ रहा है पारसनाथ जाने के लिए, और ये रास्ता जो एकदम खत्म रास्ता है, मतलब कह सकते हैं ना यहाँ पे गाड़ी जाएगा ना यहाँ पे लोग चल सकते हैं, तो क्या लोग यहाँ पे जाना पसंद करेंगे? नहीं। लेकिन अगर यहाँ का रोड बहुत बढ़िया बना हुआ है, ठीक है, गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ चलता है, आपको गाड़ी से यहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा, तो क्या आप जाना पसंद नहीं करोगे? जरूर जाना पसंद करोगे। तो वही कह रहा है कि पर्यटन के विकास में, पर्यटन का जो विकास हुआ है उसमें से परिवहन का किस प्रकार से योगदान रहा है, भूमिका रहा है, उसके बारे में बताइए। उसके साथ साथ पर्यटन में प्रयुक्त जो परिवहन होते हैं जैसे कि हवाई, रेल, सड़क, जलमार्ग, इन सब की क्या क्या विशेषताएं होती है और क्या क्या उपयोग होता है उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले दोस्त लिखेंगे हम लोग परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे इस प्रकार से कि पर्यटन और परिवहन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या कह रहा है कि पर्यटन और परिवहन जो है ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब अगर पर्यटन है तो परिवहन भी है, अगर परिवहन है तो पर्यटन भी है। मतलब कह सकते हैं सीधा कि बिना पर्यटन के परिवहन संभव नहीं है और बिना परिवहन के पर्यटन संभव नहीं है। कह रहा है जिस प्रकार बिना पहियों के साइकिल नहीं चल सकती, उसी प्रकार बिना परिवहन के पर्यटन की भी कल्पना नहीं किया जा सकता। मतलब अगर परिवहन है ही नहीं तो क्या पर्यटन किया जा सकता है? नहीं।
मान लीजिए हमको घूमने के लिए जो है 250 किलोमीटर दूर जाना है। कितना? 250 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से चल के जाऊँगा इतना दूर? नहीं। और अगर चल के भी जाते हैं तो क्या सभी लोग जा पाएंगे? नहीं, कुछ लोग ही जाएंगे, 1 से 2 लोग ही चल पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे गाड़ियों की सुविधा है, जैसे ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, है ना, कार हो गया, ये सब की सुविधाएं अगर है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे और इससे क्या होगा? उस पर्यटन का विकास होगा। ठीक है। तो वह कह रहा है कि जिस प्रकार से पहियों के बिना साइकिल नहीं चल सकी, उसी प्रकार से परिवहन के बिना जो है ना पर्यटन भी नहीं चल सकता है ना। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से किसी पहाड़, समुद्र, मंदिर, ऐतिहासिक जगह या शहर देखने जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यटन। मतलब सीधा समझिएगा कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से कहीं घूमने के लिए निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। कह रहा उसके साथ साथ उसे वहां मतलब पर्यटन स्थल पे पहुंचने के लिए किसी ना किसी साधन की आवश्यकता होती है, और यही साधन जो है वो क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। मतलब कह सकते हैं कि जहाँ पे वो घूमने के लिए जा रहा है वो किसी ना किसी साधन की आवश्यकता से जरूर जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि मान लीजिए हम घूमने के लिए जा रहे हैं तो या तो बाइक से जाएंगे, या तो कार से जाएंगे, या तो ट्रेन से जाएंगे, है ना, या तो एरोप्लेन से जाएंगे। तो यही साधन हमारा क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि पर्यटन के विकास में परिवहन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है कि पर्यटन के विकास में जो है ना परिवहन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर परिवहन नहीं है तो समझिएगा कि पर्यटन भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से दोस्त हम लोग परिचय में लिख देंगे। उसके बाद पॉइंट बनाएंगे हम लोग पर्यटन और परिवहन का आपसी संबंध, कि आखिर पर्यटन का और परिवहन का आपस में क्या संबंध है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो है ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब पर्यटन के बिना परिवहन संभव नहीं है और परिवहन के बिना पर्यटन संभव नहीं है। वही कह रहा है कि सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो पर्यटन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के लिए जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के लिए जाना क्या कहलाता है? पर्यटन कहा जाता है। जबकि परिवहन वह माध्यम है जो हमें वहां तक पहुंचाता है। मतलब जहां हम लोग को घूमने के लिए जाना है वहां पे हम लोग को कौन पहुंचाता है? परिवहन पहुंचाता है। कह रहा है कि मान लीजिए कि यदि सड़कों की स्थिति खराब हो, ट्रेन और हवाई सेवाएं ना हो, तो लोग पर्यटन स्थल पे जाना टाल देते हैं। मतलब समझ लीजिएगा कि आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना लिए, लेकिन वहां का रास्ता ठीक नहीं है, वहां का रास्ता ठीक नहीं है, ना वहां पे ट्रेन का सुविधा है, ना ही कोई कार वगैरह का सुविधा है, ना ही हवाई जहाज का सुविधा है। तो लोग कहते हैं कि भाई छोड़ दो, यहाँ पे नहीं जाएंगे, दूसरे जगह जाएंगे। तो इससे क्या होता है? वो जो पर्यटन स्थल है उसका विकास नहीं हो पाता है। लेकिन मान लीजिए कि जब सफर आसान हो जाए, सुरक्षित रहे और आरामदायक रहे, मतलब कह सकते हैं वहाँ का रास्ता ठीक रहे, वहाँ पे सारी प्रकार की सेवाएं हो, ट्रेन का, कार का, हवाई सेवाएं सब कुछ हो, तब लोग क्या करते हैं? खुशी खुशी यात्रा करते हैं। और इसी कारण जिन जगहों पे परिवहन अच्छा होता है वहाँ पे पर्यटन भी तेजी से बढ़ता है। मतलब समझिएगा कि जहाँ जहाँ परिवहन का सुविधा बेहतर है वहाँ पे पर्यटन भी क्या हुआ है? तेजी से बढ़ा है। तो इस प्रकार से दोस्त हम लोग पहला पॉइंट में लिखेंगे जो हमारा पर्यटन और परिवहन का आपसी संबंध होता है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे दोस्त कि परिवहन और उसके प्रकार और पर्यटन में उनकी भूमिका। मतलब कह सकते हैं कि परिवहन के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और पर्यटन में उनकी क्या क्या भूमिका होती है उसके बारे में बताइए। तो बात करते हैं अगर परिवहन के प्रमुख प्रकारों का, तो परिवहन के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि सड़क परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, है ना। इस प्रकार से परिवहन के कई मुख्य प्रकार हैं जिसको हम लोग निम्नलिखित रूपों में जानेंगे। तो बात करते हैं अगर परिवहन के मुख्य प्रकारों का, तो उसमें से पहला हमारा आता है सड़क परिवहन। क्या आता है? सड़क परिवहन। मतलब कह रहा है कि सड़क परिवहन पर्यटन का वह हिस्सा है जो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला साधन है। क्या कह रहा है? कि सड़क परिवहन जो है ना पर्यटन का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला साधन है। जैसे कि बस हो गया, कार हो गया, टैक्सी हो गया, जीप हो गया, ये सब वाहन जो है ना पर्यटकों को छोटे कस्बों, गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचा देता है।
कौन? बस हो गया, कार, टैक्सी, जीप, बाइक वगैरह, वाहन वगैरह, ये सब क्या करता है? और पर्यटकों को जो है ना, मतलब जो घूमने के लिए लोग आते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं, उसको छोटे छोटे कस्बों में भी, गाँव में भी और पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो है ना क्या करता है? पहुंचा देता है। और ये सब जब साधन होता है तो लोग जो है वहाँ पे बार बार जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहाँ पे पर्यटन रहेगा ही नहीं, मान लो पहाड़ यहाँ पे है, ठीक है, और तुमको 20 किलोमीटर पहले उतार दिया, बोल जाओ चलते चलते, तो क्या आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। आपको लगेगा कि यहाँ पे आने से कोई मतलब ही नहीं था, है ना। तो ये हमारा हो गया सड़क परिवहन। अब कह रहा है कि सड़क परिवहन जो है आखिर जरूरी क्यों होता है? तो कह रहा है सड़क परिवहन जरूर इसलिए है क्योंकि छोटे गांवों, जंगलों, पहाड़ी इलाकों तक पहुंचना आसान हो जाता है। किसके माध्यम से? सड़कों के माध्यम से। दूसरा कह रहा है कि परिवार या दोस्तों के साथ आराम से यात्रा किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा, रास्ते में रुक करके फोटो खींचने और खाने पीने की सुविधा मिलती है। कहाँ पे? सड़क परिवहन में। चौथा, कम दूरी की यात्रा के लिए यह सबसे अच्छा साधन है। अगर दूरी कम है तो सबसे अच्छा साधन हमारा कौन सा है? सड़क परिवहन है। कौन सा? सड़क परिवहन। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे मैंने एक चित्र लिया है। कह रहा कि पहाड़ी सड़क पर चलती टूरिस्ट बस अपनी या तो अपनी कार से मनाली जाते हुए लोग, मतलब सीधा से कह सकते हैं कि पहाड़ी सड़क पे जो है ना चलता एक टूरिस्ट बस या तो कार, जिससे लोग कहाँ जा रहे हैं? मनाली की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये फोटो, ये बस है जो टूरिस्टों से भरा हुआ है। किससे? टूरिस्टों से भरा हुआ है, जो कहाँ जा रहा है? मनाली जा रहा है। कहाँ पे? मनाली जा रहा है ना। मतलब यहाँ का सुविधा बढ़िया है तो लोग यहाँ पे बार बार जाने का मन बनाते हैं, है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग बनाएंगे रेल परिवहन की भूमिका, कि आखिर रेल परिवहन की इसमें क्या भूमिका रही। तो कहा जाता है कि रेल परिवहन भारत में पर्यटन का एक मजबूत सहारा है। अगर बात करते हैं रेल परिवहन का, तो रेल परिवहन जो है ना भारत में पर्यटन मतलब घूमने फिरने का एक सबसे मजबूत सहारा है। ये क्या करता है? देश के कोने कोने को रेल लाइनों से जोड़ देता है। कौन? रेल परिवहन जो है ना क्या करता है? देश के कोने कोने को आपस में जोड़ देता है। और इसके कई फायदे हैं जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। पहला फायदा, लंबी दूरी की यात्रा कम खर्च में होती है। रेल परिवहन के माध्यम से लंबे दूरी की यात्रा जो है ना हम लोग कम खर्च मतलब कम पैसे में कर लेते हैं। दूसरा, एक साथ बहुत से लोग सफ़र कर सकते हैं। ट्रेन में जो है ना एक साथ कई लोग सफ़र कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कार की बात करें तो कार में या तो 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग या तो 10 लोग सफ़र कर सकते हैं। वहीं अगर ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन में कम से कम 400, 500, 600 लोग सफ़र कर सकते हैं। कह रहा कि ट्रेन परिवहन में सफ़र सुरक्षित और आरामदायक होता है। आप आराम से सो कर जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा कह रहा रास्ते में खेत, नदियां और पहाड़ देखने को मिलते हैं। कब? रेल परिवहन में, है ना। अगला हमारा कह रहा है कि कुछ ट्रेनें तो खुद ही घूमने का साधन बन जाती है, जैसे कि शाही ट्रेन, ठीक है। कुछ ऐसे भी ट्रेन होते हैं जो सिर्फ घूमने के लिए बनाया गया है इसको, है ना। तो ये था हमारा रेल परिवहन का फायदा, ठीक। अब कह रहा उदाहरण के लिए मैंने इसका चित्र भी बनाया है, ठीक है। आपको चित्र के माध्यम से मैं इसको दिखा रहा हूँ। कह रहा है दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन या तो पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है। दार्जिलिंग में जो है ना एक टॉय ट्रेन है, मतलब सिर्फ खेलने वाला ट्रेन है, घूमने फिरने वाला ट्रेन है ना। आप देख सकते हो ये जो है दार्जिलिंग का है, ठीक है। और ये एक ऐसा ट्रेन है जिस पे लोग सिर्फ घूमते हैं, घूम करके जो है ना क्या करते हैं? मजे लेते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। फिर हमारा चौथा परिवहन हमारा आता है वायु परिवहन। क्या आता है? वायु परिवहन। और लिखेंगे इस प्रकार से कि वायु परिवहन की भूमिका, कि आखिर वायु परिवहन की क्या भूमिका रही। तो कहा जाता है कि हवाई जहाज ने पर्यटन को बहुत आसान बना दिया। जब से हवाई जहाज बना है इसने क्या कर दिया? पर्यटन को जो है बेहद आसान बना दिया। अब लोग जो है कम समय में बहुत दूर की जगह पहुंच सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि अगर आपके पास कम समय है तो आप आराम से एरोप्लेन से उस जगह पे पहुंच सकते हैं। कह रहा है कि वायु परिवहन के आने से निम्नलिखित लाभ हुआ है जिसका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। कह रहा ना कि वायु परिवहन के आने से
हम लोगों का काफ़ी लाभ हुआ है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वायु प्रदूषण के आने से हम लोगों को कौन सा लाभ हुआ। तो पहले लाभ की बात करते हैं, तो कह रहा है समय की बड़ी बचत होती है। इससे क्या होता है, हमारा समय बचता है, पहला। दूसरा कह रहा है विदेश से आने वाले पर्यटक आसानी से आ पाते हैं। इससे जो है ना विदेशों के पर्यटक भी जो है ना, मतलब विदेशों के लोग भी जो है हमारे देश घूमने के लिए आ सकते हैं। तीसरा कह रहा है बड़े शहर और पर्यटन केंद्र विकसित होते हैं, और जब विदेश के लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं ना, तो यह पर्यटन केंद्र जो है वो क्या होता है, विकसित होने लगता है। चौथा कह रहा है कि जब विदेशों से लोग आते हैं, या तो बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, तो इससे क्या होता है, व्यापार और पर्यटन जो है ना दोनों के दोनों बढ़ते हैं। तो ये सब किसके फायदे हैं, तो वायु परिवहन के फायदे हैं। किसके, वायु परिवहन के फायदे हैं। मैंने इसका भी एक उदाहरण दिया है, कह रहा है हवाई अड्डे पे विदेशी पर्यटक और उड़ान भरता जहाज। आप देख सकते हो कि हवाई अड्डा पे जो है ना कौन है, विदेशों के पर्यटक हैं, और वहाँ जो जहाज है वो उड़ान भरता नजर आ रहा है। आप देख सकते हो, ठीक है, ये विदेशों के लोग हैं, है ना, जो घूमने के लिए किससे गए हैं, वायु परिवहन के थ्रू से गए हैं, मतलब कह सकते हैं एरोप्लेन से गए हैं। ठीक है, फिर पांचवा हमारा जो परिवहन है, या तो परिवहन का प्रकार है, वो है हमारा जल परिवहन। क्या है, जल परिवहन। और इसकी क्या भूमिका है, क्या विशेषता है, इसमें बताया गया है। कह रहा है जल परिवहन नदी और समुद्र से जुड़ा हुआ होता है। जल परिवहन जो होता है ना, वो क्या होता है, तो नदी या तो समुद्र से जुड़ा हुआ होता है, जो क्या करता है, पर्यटन को जो है ना और भी खास और मजेदार बनाता है। मतलब कह सकते हैं कि जब आप समुद्र से होते हुए, नदी से होते हुए परिवहन करते हैं, या तो पर्यटन करते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो वह पर्यटन जो है ना और भी क्या हो जाता है, खास हो जाता है। ठीक है, और मजेदार, इंजॉयफुल बन जाता है ना। कह रहा है कि जल परिवहन के कई फायदे हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार से। जल परिवहन जो है इसका कई फायदा है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर जल परिवहन के कौन से फायदे हैं। तो पहला फायदा की बात करें तो कह रहा है समुद्री और नदी पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है, समुद्र और नदी पर्यटन जो है ना बढ़ता है। दूसरा, लोगों को नया और रोमांचक अनुभव मिलता है। लोग क्या करते हैं, जब वो समुद्र में यात्रा करते हैं, ठीक है, या तो नदी के थ्रू से यात्रा करते हैं, परिवहन करते हैं नाव के थ्रू से या तो किसी और के थ्रू से, तो उन लोगों को जो है ना एक नया अनुभव मिलता है और रोमांचक, इंटरेस्टिंग, है ना। तीसरा कह रहा है स्थानीय लोगों को काम मिलता है। इससे क्या होता है, वहाँ के स्थानीय लोगों को काम मिलता है, क्योंकि वो नाव वगैरह चलाते हैं और टूरिस्ट को जो है ना घुमाते हैं, है ना। अब मैंने इसका भी उदाहरण लिया है, कह रहा कि केरल की गेस्ट हाउस या तो गेस्ट बोट या समुद्र में चलता क्रूज जहाज। आप देख सकते हो यहाँ ये केरल का स्थान है। कहाँ पे, केरल का स्थान है। केरल में जो है ना ये क्या चल रहा है, हाउस बोट चल रहा है, मतलब घर के जैसा नाव चल रहा है ना। और इसमें जो है लोग क्या कर रहे हैं, एकदम इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, इससे भी लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय आता है। आप देखते होंगे कहीं जब लोग घूमने के लिए जाते हैं, आप काशी अगर घूमने के लिए जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो है नाव का सफ़र करते हैं, नाव का सफ़र करते हुए 80 घाट घूमते हैं, है ना। तो ये हमारा है जल परिवहन। क्या है, जल परिवहन। और जल परिवहन भी क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है और ज़रूरी है। तो यहाँ तक दोस्त हम लोगों ने ये समझ गया कि आखिर परिवहन के कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है, जो पर्यटन में भूमिका निभाते हैं। अब कह रहा है अगला पॉइंट हम लोग बनाएंगे कि परिवहन से पर्यटन स्थलों का विकास कैसे हुआ। मतलब अगर हम कोई परिवहन का साधन है, जैसे गाड़ी वगैरह है, तो उससे पर्यटन स्थल का विकास कैसे हुआ। कह रहा है कि जहाँ रास्ते अच्छे और परिवहन की सुविधा अधिक होती है, वहाँ लोग ज़्यादा आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे अच्छे रास्ते होते हैं या तो परिवहन की सुविधा अच्छा होता है, वहाँ पे अधिक से अधिक लोग क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है, घूमने के लिए। इससे क्या होता है, वहाँ पे होटल, ढाबे, दुकानें और टैक्सी सेवाएं जो है ना वो शुरू होने लगती है। और इससे क्या होता है, तो स्थानीय लोगों की कमाई बढ़ जाती है और उस जगह का जो है धीरे धीरे विकास होने लगता है। उस जगह जो है, वह जगह जो है धीरे धीरे विकसित होने लगता है। ठीक है, और ये संभव कब हो पाता है, जब वहाँ का परिवहन बढ़िया होता है तब, है ना। कह रहा मान लीजिए, इमेजिनेशन करिए, आप कल्पना करके देखिए कि एक पहाड़ पर सुंदर मंदिर है,
मान लीजिए ये पहाड़ है और ये पहाड़ पे जो है ना एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये मंदिर मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए ये मंदिर है ना, ये क्या है? मंदिर है। ठीक है, लेकिन पहले जो था यहाँ पे कोई सड़क नहीं था। यहाँ से हम लोग ये मंदिर के लिए जाते हैं, ठीक, और यहाँ पे जो था कोई भी सड़क नहीं था, लेकिन बाद में यहाँ जाने के लिए जो है एक रोपवे बन गया, मतलब कह सकते हैं रस्सी का ब्रिज बन गया। क्या बन गया? रस्सी का ब्रिज बन गया। ठीक है, ये पहाड़ी इलाका है ना, यहाँ पे रोड वगैरह बन सकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया? रोपवे बन गया, मतलब रस्सी से जाने वाला रास्ता। ठीक है, रस्सी का ब्रिज बन गया। और जब रस्सी का ब्रिज बन गया तो लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा इसमें। लोगों को लगने लगा कि मुझे रोपवे पे चढ़ना है, रोपवे का एंजॉय लेना है। अब रोपवे के थ्रू से जो है ना वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। इससे क्या हुआ? इस मंदिर का पर्यटन भी बढ़ गया। वही कह रहा है कि इसका नतीजा क्या हुआ? तो नतीजा यही हुआ कि हजारों लोग जो है ना अब वहाँ पे आने लगे। वहाँ पे आसपास जो है ना रोजगार बढ़ने लगा, और वह जगह जो है धीरे धीरे क्या हो गया? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया। तो कहीं ना कहीं पर्यटन में जो है परिवहन का एक अहम योगदान होता है। अगला हम लोग पॉइंट बनाएंगे कि परिवहन की समस्याएं और भविष्य, मतलब परिवहन से जो है क्या क्या समस्याएं आती है, या तो हमारा भविष्य कैसा हो सकता है। कह रहा है कि परिवहन बढ़ने से धुआं, शोर और भीड़ जैसी समस्याएं भी आती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग हालांकि कहीं पर्यटन स्थल पे घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे परिवहन बढ़ने से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, शोर ज़्यादा होती है और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होती है। कह रहा है इसीलिए अब सरकार और लोग मिल करके ऐसा साधन अपना रहे हैं जो कम प्रदूषण फैलाए, जैसे इलेक्ट्रिक बसें और ई रिक्शा। इसीलिए सरकार जो है और लोगों ने मिल करके क्या किया, एक ऐसा साधन अपनाया है जो कम प्रदूषण फैलाए और आवाज़ भी कम करे, जैसे कि इलेक्ट्रिक बस हो गया और ई रिक्शा है ना। ये सब आवाज़ ज़्यादा करता नहीं है और पोल्यूशन फैलाता नहीं है। कह रहा है इससे क्या होता है, तो इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और पर्यटन भी तेजी से बढ़ता है ना। तो यहाँ तक दोस्त हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है वो समाप्त हुआ। अंत में बारी आती है निष्कर्ष का। किसका? निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से दोस्त कि अंत में कहा जा सकता है कि परिवहन जो है ना पर्यटन की नींव है। मतलब परिवहन जो है पर्यटन का पिलर के समान है। किसके समान? पिलर के समान। ठीक है, अगर घर में हम लोग पिलर नहीं देते हैं तो क्या वो घर मजबूत बनता है? नहीं बनता है। वैसे ही अगर पर्यटन में परिवहन नहीं रहेगा तो समझिएगा कि पर्यटन मजबूत नहीं हो पाएगा। कह रहा है कि यह जो पर्यटकों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। कौन? परिवहन क्या करता है? पर्यटकों को, मतलब टूरिस्ट को उनके मंजिल तक पहुंचाता है जहां पर उन लोगों को घूमने के लिए जाना होता है। उसके साथ साथ कह रहा है और पर्यटन स्थलों के विकास में मदद करता है। कौन? परिवहन। कह रहा है अच्छे परिवहन से न केवल दूरी कम होती है बल्कि लोगों के बीच मेल मिलाप भी बढ़ता है। अगर परिवहन अच्छा होता है तो लोग चाहते हैं कि मैं अगर फिर से यहाँ पे कभी आऊँगा तो आप ही से कांटेक्ट करूँगा। ठीक है, और इससे क्या होता है? मेल मिलाप भी बढ़ता है। इसलिए जितना अच्छा हमारा परिवहन होगा उतना ही तेजी से क्या होगा? हमारे देश के पर्यटन का विकास होगा। मतलब हम तो कह सकते हैं कि अगर हमारा पर्यटन बेहतर है तो वहाँ का परिवहन भी बेहतर होगा, और अगर वहाँ का परिवहन बेहतर है तो वहाँ का पर्यटन भी बेहतर होगा। तो उम्मीद करते मेरे दोस्त कि ये जो क्वेश्चन आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। तो यहाँ तक मेरे दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 का। किसका? क्वेश्चन नंबर 3 का। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या पढ़ना था? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को पढ़ना था कि टिकट बुकिंग और वीजा प्रक्रिया में टूर एजेंसियों की क्या भूमिका होती है। मतलब टिकट को बुक करने के लिए और वीजा बनाने में टूर एजेंसियों की क्या भूमिका है। मतलब सीधा सीधा समझिएगा कि आप कोई टूर पे जा रहे हैं, है ना, तो टूर पे अगर जा रहे हैं तो टूर एजेंसी क्या करता है? आपके लिए टिकट बुक करता है, या तो कह सकते हैं वीज़ा बनाता है। तो आखिर उसमें से उसकी क्या क्या भूमिका होती है उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि आज के समय में टूर एजेंसियां यात्रा को आसान बनाने का काम करती है। मान लीजिए आप कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो टूर एजेंसी होता है उसके लिए, और टूर एजेंसी क्या करता है? तो टूर एजेंसी जो है ना आपके यात्रा को जो है ना बिल्कुल आसान बना देता है। मतलब आपको टिकट वगैरह का टेंशन नहीं है। ठीक है, कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है ना, सारा ये प्लान सेट कर देता है। वही कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति घूमने जाना चाहता है
तो उसे टिकट और वीज़ा जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में टूर एजेंसियां क्या करती है, बहुत ज़्यादा मददगार होती है। अब कैसे मददगार होती है, इसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है। देखिए, कह रहा टिकट बुकिंग में भूमिका, आखिर टूर एजेंसी जो है टिकट बुकिंग में किस प्रकार से भूमिका निभाती है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ बस, ठीक है। इसको हो सकता है आप जो है ना विस्तृत रूप से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है टिकट बुकिंग में एजेंसियों का या तो टूर एजेंसियों की क्या भूमिका होती है। तो पहला भूमिका कह रहा है टूर एजेंसियां हवाई जहाज, ट्रेन, बस आदि के टिकट बुक करती है। टूर एजेंसियां क्या करती है, टिकट बुक करती है। कौन सा टिकट बुक करती है, हवाई जहाज हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, ये सारे चीज़ों के टिकट जो है ना ये बुक कर लेती है ना, आपके लिए बुक कर देती है, आपके यात्रा के लिए, आपके जर्नी के लिए, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि वे जो है ना अलग अलग कंपनियों के किराए की जानकारी देती है। मतलब वो बताती है कि आप कौन से कंपनी के थ्रू से जाना चाहते हैं, ठीक है, और जो भी कंपनी के थ्रू से जाना चाहते हैं उसके अलग अलग किराए के बारे में बताती है कि इसका किराया इतना है, इसका किराया इतना है। आप अगर यहाँ रुकोगे तो आपको 2200 रुपये देना पड़ेगा, अगर आप यहाँ रुकोगे तो आपको 2500 रुपये देना पड़ेगा। वो हर चीज़ जो है ना आपको समझाता है। तीसरा कह रहा है सस्ते और सही समय वाले टिकट दिलवाती है। टूर एजेंसी क्या करता है, हम लोग को सस्ता और सही समय वाला टिकट, मतलब वैसा टिकट दिलाता है जो आप लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए जो है परफेक्ट होता है, ठीक है। ये तीसरा उसका भूमिका है। चौथे इसकी भूमिका की बात करते हैं दोस्तों, चौथा इसका भूमिका कह रहा है टिकट कैंसिल या बदलने में मदद करता है। मतलब अगर आपको कभी टिकट कैंसिल करवाने की बारी आती है या तो ऐसा लगता है कि मुझे टिकट कैंसिल करवा देना चाहिए, तो उसमें और उसको बदलने में भी जो है ना यह क्या करती है, एक अहम भूमिका निभाती है और मदद करती है। तो ये था दोस्त टिकट बुकिंग करने में टूर एजेंसियों का भूमिका, है ना। अब इसको चाहे तो आप कितनों भी बड़ा करके लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो तो इसको, इसका पॉइंट बना लीजिए और इसके पॉइंट बना करके आप इसके नीचे लिखते चले जाइए, ठीक है। आपका एग्जाम है इसलिए मैं इसको और भी इजी तरीके से करके बता रहा हूं ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हालांकि मैं अभी हॉस्पिटल से आकर के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इससे यात्री को खुद लाइन में लगने या तो वेबसाइट समझने की जरूरत नहीं होती। देखिए होता क्या है कि कभी कभी लोग क्या होते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वो परेशान होते रहते हैं कि टिकट कैसे बनाएं, है ना, वेबसाइट चलेगा कि नहीं चलेगा, लिंक फाइल बता देगा तो क्या होगा, है ना। तो ये सब टेंशन उसको नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, सीधा टूर एजेंसी के पास जाते हैं। टूर एजेंसी जो है उनका टिकट बना देती है, उनको किराए समझा देती है ना, सही और सस्ता रूम दिलवा देती है, टिकट कैंसिल हो या तो बदलना हो, ठीक है, वो सभी करवा देती है। और उनको कहीं लाइन में लगने की भी ज़रूरत होता नहीं है। मतलब जो जाने वाला है, जो यात्रा करने वाला है, उसको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, मतलब लाइन में लगने की भी ज़रूरत होती नहीं है और वेट करने की भी ज़रूरत होती नहीं है। सारा काम उसको किया हुआ मिल जाता है। तो ये भूमिका होती है टूर एजेंसियों का टिकट बनाने में, है ना। अब हमारा क्वेश्चन ये भी था कि वीज़ा प्रक्रिया में क्या भूमिका है, कि आखिर वीज़ा प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका होती है उसके बारे में बताइए। तो कहा जाता है कि विदेश जाने के लिए वीज़ा ज़रूरी होता है। मान लीजिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं और यात्रा में जो है ना विदेश जाना चाहते हैं, कहाँ पे, विदेश जाना चाहते हैं दोस्त, तो ये जो है ना हम लोगों के लिए कठिन काम होता है, ठीक है। अगर हम खुद चाहेंगे कि वीज़ा बना लेंगे तो ये हम लोगों के लिए कठिन कार्य होता है। और ऐसे में जो है ना टूर एजेंसियाँ क्या करती है, हमारा मदद करती है। कौन मदद करती है, टूर एजेंसियाँ हमारा मदद करती है। और मदद करती है सबसे पहले क्या, वो हमारा वीज़ा बनाती है, ठीक है। दूसरा, वीज़ा के नियम जो है ना हम लोग को सरल भाषा में समझाती है, ठीक है, कि आखिर वीज़ा के क्या क्या नियम है, वीज़ा कैसे बनता है ना, और इसका क्या क्या फ़ायदा है, ये सब चीज़ के बारे में वो बताती है। दूसरा, कौन कौन से कागज़ लगेंगे ये बताती है। कौन बताती है, तो टूर एजेंसी हम लोग को बताती है कि आखिर अगर आपको वीज़ा बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे ना, ये सब चीज़ हम लोग को बताता है। तीसरा, फॉर्म भरने और अपॉइंटमेंट लेने में मदद करता है। ये हम लोग को बताता है कि आखिर अगर आपको वीज़ा बनाना है तो कैसे कैसे फॉर्म को भरना है ना, और अपॉइंटमेंट आपको कैसे मिलेगा, इस चीज़ के बारे में भी वो बताता है और हम लोगों का हेल्प करता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट में हम लोग सीधा लिखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। और निष्कर्ष में लिखेंगे कि इस तरह टूर एजेंसियां जो है ना यात्रा को आसान, सुरक्षित और बिना टेंशन का बना देती है। मतलब कह सकते हैं कि अगर आपको कहीं जाना है
तो आप सीधा टूर एजेंसियों के पास जाइए, वो लोग क्या कर देगा, आपकी यात्रा को एकदम सफल बना देगा, ठीक है, और आप आराम से अपनी यात्रा को एंजॉय कर पाओगे। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब आपको लगता होगा कि ये आंसर जो है ना बहुत छोटा है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे दिए हैं, आप इस पॉइंट्स को जो है ना बढ़ा करके लिख सकते हो दोस्त, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, ठीक है, आप आराम से इसको 15 मार्क्स के लिए बना करके लिख सकते हो। समय कम था इसलिए मैंने आपको ट्रिक से बताया सब कुछ, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे दोस्त, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना उसमें हमारा 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन कौन कौन सा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आवास से आप क्या समझते हैं, आवास क्या होता है उसके बारे में बताइए। उसके साथ साथ कह रहा है कि पर्यटन के अंदर अगर हम लोग देखें तो पर्यटन के अंतर्गत जो है ना आवास कितने प्रकार होते हैं, या तो आवास के क्या क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोगों को बताइए। यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि होटल, मोटेल और रिसोर्ट में क्या अंतर है उसके बारे में बताइए, या तो होम स्टे और यूथ हॉस्टल में पर्यटन का क्या महत्व होता है उसके बारे में बताइए। तो ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको सेम आंसर लिखना है। देखिए अब बात करते हैं अगर ये क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन हम लोग को यही कह रहा है कि आखिर आवास किसको कहते हैं, और जब हम लोग पर्यटन कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो हम लोग को स्टे करने की ज़रूरत होती है, तो हम लोग कहाँ कहाँ स्टे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, है ना। वही यहाँ पे कह रहा है कि पर्यटन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के आवास जहाँ जहाँ हम लोग रुकते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग को वर्णन करके बताना है। तो सबसे पहले दोस्त टॉपिक हम लोग बनाएंगे आवास का अर्थ। क्या बनाएंगे, आवास का अर्थ, कि आखिर आवास होता क्या है। तो आवास का मतलब सीधा समझिएगा कि जहाँ हम लोग घूमने के लिए जाते हैं और जहाँ हम लोग रुकते हैं, मतलब कह सकते हैं घूमने के लिए जाने के बाद जहाँ हम लोग स्टे करते हैं, रुकते हैं, उसको हम लोग आवास कहते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि आवास का मतलब है वह जगह जहाँ कोई पर्यटक घूमने के दौरान रुकता है। क्या कह रहा है, आवास का मतलब क्या होता है, तो आवास का मतलब होता है वह जगह जहाँ कोई पर्यटक मतलब घूमने वाला व्यक्ति घूमने के दौरान जाकर के स्टे करता है, रुकता है ना, उसके साथ साथ वहाँ पे आराम करता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। मतलब सीधा से क्या कहिएगा कि वैसा जगह जहाँ कोई घूमने वाला व्यक्ति जाके घूमता है और घूमने के दौरान वहाँ पे स्टे करता है, आराम करता है, उसको हम लोग आवास कहते हैं। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश या तो शहर में घूमने के लिए जाता है तो उसे ठहरने के लिए सुरक्षित और आरामदायक जगह चाहिए होती है। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि मान लीजिए अगर मैं ही कहीं घूमने के लिए जाऊँगा तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ठहरने के लिए कोई अच्छा जगह चाहिए, सब चाहता है ऐसा। वही कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे शहर या तो देश घूमने के लिए जाता है ना तो उसे ठहरने के लिए एक बेहतर और सुरक्षित जगह चाहिए होती है, और इस ठहरने की व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, आवास कहते हैं, है ना। कह रहा है कि पर्यटन में आवास बहुत जरूरी होता है, पर्यटन में आवास बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए कि आप कहीं पर्यटन करने के लिए गए हैं, कहीं घूमने के लिए गए हैं, ठीक है, और वहाँ पे स्टे करने के लिए कोई जगह ही नहीं है और आपको रात में ही आना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या वो ठीक बात है। आप चाह रहे हो कि चलो मैं एक दिन और यहाँ पे घूम के चले जाऊँ और यहाँ पे स्टे करूँगा, उसके बाद सुबह उठ करके फिर से घूम लूँगा, फिर से चले जाऊँगा आराम से, लेकिन ऐसा वहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है, तो क्या वहाँ पे यात्री घूमने के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे। वही कह रहा है कि पर्यटन में आवास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ठहरने की सुविधा की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मान लीजिए अगर वहाँ पे ठहरने की सुविधा ही नहीं है तो यात्रा अधूरी हो जाएगी, वो यात्रा का कोई मतलब ही नहीं है, और वैसा यात्रा कुछ करना भी चाहता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि आखिर पर्यटन में आवास का क्या महत्व होता है। अगर लोग कहीं घूमने के लिए जाता है तो घूमने के दौरान आवास की ज़रूरत क्यों होती है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब ये पॉइंट भी है, ये भी पॉइंट है आपका, आप ये पॉइंट्स को जो है इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। कह रहा है पर्यटकों को आराम मिलता है, अगर आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे आपको आवास मिल जाता है, रहने का स्थान मिल जाता है, इससे क्या होता है, तो इससे पर्यटकों को मतलब जो घूमने वाला व्यक्ति है उसको आराम मिलता है। दूसरा, यात्रा सुरक्षित बनती है, उसको लगता है कि हाँ हम सुरक्षित हैं, आराम से कभी भी घर जा सकते हैं, जब हमको मन करे तब घर जा सकते हैं। तीसरा, पर्यटन स्थल का विकास होता है, जब व्यक्ति को वहाँ का सुविधा ठीक लगता है ना तो व्यक्ति बार बार वहाँ जाने का प्रयास करता है, ठीक है। चौथा,
कह रहा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। अब इससे क्या होता है, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। मान लीजिए कि मैं ही हूँ, ठीक है, मैं अभी 3-4 बार काशी घूम के आ चुका हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ की सुविधा बहुत बढ़िया है ना। तो मान लीजिए कि जब वहाँ पे अधिक मात्रा में पर्यटक जाएंगे, तो पर्यटक जाने के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों को भी तो रोजगार मिलेगा। पर्यटक को खाने पीने के लिए भी तो सामान चाहिए, घूमने के लिए भी तो सामान चाहिए। तो इसके लिए वहाँ के स्थानीय लोग क्या कर सकते हैं, दुकान लगा सकते हैं और अपना पैसा कमा सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पर्यटन में आवास का महत्व या तो भूमिका कह सकते हैं, है ना। तीसरा हम लोग पॉइंट बनाएंगे कि पर्यटन में प्रयुक्त आवास के प्रकार, कि आखिर पर्यटन के अंतर्गत कौन कौन से आवास आते हैं, किस किस प्रकार के आवास आते हैं, उसके बारे में बताइए। तो बात करते हैं अगर पर्यटन में प्रयुक्त आवासों के प्रकार का, तो उसमें से पहला हमारा प्रकार आता है होटल। क्या आता है, होटल। ठीक है, अब होटल का मतलब क्या है, तो कह रहा है कि होटल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आवास है। लोग अगर कहीं यात्रा करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो लोग होटल ही ढूंढता है ना। कह रहा है कि ये जो है शहरों और पर्यटन स्थलों पर पाए जाते हैं। होटल कहाँ पाया जाता है, शहर में पाया जाता है और अधिकतर पर्यटन स्थल में पाया जाता है। होटल में कमरे, खाना, सफाई और दूसरी सुविधाएं भी मिल सकती है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना हम लोग को हर वो सुविधाएं मिलती है जो हम लोग को ज़रूरत होता है। तो ये थे इसका पहला प्रकार। बात करते हैं अगर इसके दूसरे प्रकार का, तो इसका दूसरा प्रकार है मोटेल। क्या है, मोटेल। यहाँ पे होटल है, यहाँ पे मोटेल है। अब मोटेल का मतलब क्या है, तो कह रहा है कि मोटेल जो है ना ज़्यादातर हाईवे और सड़कों के किनारे बने होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कहीं टूर वूर पर निकलते हैं तो हाईवे के किनारे जो है ना बहुत सारे होटल्स बने हुए होते हैं। मतलब कह सकते हैं बहुत सारा रूम वगैरह बना हुआ होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोटेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटेल कहते हैं। कह रहा है ये उन व्यक्तियों के लिए होता है जो गाड़ी से लंबी यात्रा करते हैं। मतलब देखिए ये उन लोगों के लिए होता है जो कार वगैरह से या तो बस वगैरह से ज़्यादा सफ़र करते हैं ना, तो लोगों के लिए हाईवे के साइड में स्टे करने वाला रूम बना हुआ होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोटेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटेल। ठीक है, फिर तीसरा हमारा आता है रिसॉर्ट। क्या आता है, रिसॉर्ट। अब रिसॉर्ट का मतलब क्या है, तो रिसॉर्ट जो होता है ना पहाड़, समुद्र, जंगल या प्राकृतिक जगहों के पास होते हैं। रिसॉर्ट कहाँ होता है, पहाड़ के पास, समुद्र के पास, जंगलों के पास या तो प्राकृतिक जगहों के पास पाया जाता है। और लोग जो है ना यहाँ पे आराम करने और छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं, है ना। मतलब कह सकते हैं रिसॉर्ट जो होता है वो अधिकतर पहाड़ों के आसपास होता है, समुद्र के आसपास होता है, जंगलों के आसपास होता है, प्राकृतिक जगहों के आसपास होता है, जिससे लोगों को वहाँ पे और भी सुकून मिलता है। ठीक है, और लोग अधिकतर रिसॉर्ट में ही रुकना पसंद करते हैं। ठीक, ये इसका तीसरा प्रकार हुआ। फिर मेरे दोस्त बात करते हैं अगर इसके चौथे प्रकार का, तो इसका चौथा प्रकार है हमारा है गेस्ट हाउस। क्या है, गेस्ट हाउस। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा गेस्ट हाउस का नाम, है ना। कह रहा है गेस्ट हाउस क्या होता है, कह रहा है गेस्ट हाउस छोटे और कम खर्च वाले आवास होते हैं। गेस्ट हाउस क्या होता है, छोटा और कम खर्च वाला आवास होता है। इनमें सीमित सुविधाएं होती है। सुविधाएं जो है ना वो कुछ सीमित मिलती है, लेकिन रहना जो है वो आरामदायक होता है। मतलब कह सकते हैं वहाँ पे आप आराम से रह सकते हो, स्टे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार का, है ना। फिर पांचवा हमारा आता है होम स्टे। क्या आता है, होम स्टे। ठीक है, ये भी आवास का एक हिस्सा है ना, प्रकार है। होम स्टे मतलब क्या है, कह रहा है कि होम स्टे वह व्यवस्था है जिसमें पर्यटक किसी होटल में ना रुक करके सीधे स्थानीय लोगों के घर में ठहरते हैं। मतलब देखिए सीधा क्या है कि होम स्टे का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं काशी में घूमने के लिए गया, है ना, तो यहाँ पे मैं किसी के होटल में ना रुक करके, ठीक है, कोई स्थानीय लोगों के रूम में रह गया। स्थानीय लोग मतलब क्या, उसको भी किसी का ज़रूरत होगा तो वो सोचा चलो इसको हम रूम दे देते हैं, कुछ पैसे ले लेंगे, ये ठहर भी जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा, है ना। तो वह कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति होटल में ना रुक करके सीधे स्थानीय लोगों के घर में ठहरता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, होम स्टे कहते हैं। क्या कहते हैं, होम स्टे, है ना। कह रहा है इसमें पर्यटक उसी घर में रहते हैं, उसी घर में खाना खाते हैं और उसी के माहौल में जो है ना समय बिताते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग होम स्टे कहते हैं। फिर मेरे दोस्त छठा इसका प्रकार हमारा है यूथ हॉस्टल। क्या है, यूथ हॉस्टल। अब यूथ हॉस्टल मतलब क्या होता है, तो कहा जाता है कि यूथ हॉस्टल ऐसे आवास होते हैं जो खास करके छात्रों और युवाओं के लिए बनाए जाते हैं। यूथ हॉस्टल किसके लिए होता है,
यूथ हॉस्टल ऐसा रूम होता है या तो ऐसा होटल होता है जो खास करके विद्यार्थियों के लिए बनाया जाता है और यंग लोगों के लिए बनाया जाता है ना। और यहाँ पे जो है खर्च कम होता है और कम खर्च में लोग स्टे कर पाते हैं। अब इसकी क्या क्या भूमिका होती है, क्या क्या महत्व होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि पर्यटन में यूथ हॉस्टल का क्या क्या महत्व होता है। तो पर्यटन में यूथ हॉस्टल का जो महत्व होता है वो पहला महत्व है कम खर्च में, मतलब बहुत कम खर्च में ठहरने की सुविधा मिलती है। कहाँ पे? यूथ हॉस्टल में क्या है, बहुत ही कम खर्च में हम लोग ठहर सकते हैं। दूसरा, छात्रों और युवाओं को घूमने का मौका मिलता है। कहाँ पे? यूथ हॉस्टल, या तो उसके थ्रू से घूमने के लिए मौका मिलता है। तीसरा, कह रहा अलग अलग जगहों के लोग आपस में मिलते हैं। कहाँ पे? तो हमारा यूथ हॉस्टल में क्या होता है, अलग अलग जगह के लोग हमको मिलते हैं। चौथा, कह रहा अनुशासन, सहयोग और आपसी समझ बढ़ती है। इससे क्या होता है, अनुशासन हम लोग में बढ़ता है, सहयोग करने की क्षमता बढ़ता है और आपसी समझ भी बढ़ती है। और पांचवा कह रहा है कि बजट जो है ना, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। मतलब कह सकते हैं कि आराम से हम लोग कम बजट में पर्यटन करके आ सकते हैं। तो ये हमारा था यूथ हॉस्टल का महत्व। ठीक है, अब इसका सातवां प्रकार हमारा आता है धर्मशाला। क्या आता है? धर्मशाला। अब धर्मशाला मतलब क्या है? तो कह रहा है कि धर्मशाला धार्मिक स्थलों पर बनाया जाता है। धर्मशाला कहाँ बनाया जाता है? धार्मिक स्थलों पर बनाया जाता है। और यहाँ पे जो है ना बहुत ही कम खर्च में ठहरने की सुविधा मिलती है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब प्रयागराज में मेला लगा था, ठीक है, तो वहाँ पे धर्मशाला भी खुले थे जहाँ पे कम खर्च में जो है ठहरने की सुविधा मिल रही थी लोगों को। तो ये सब दोस्तों आवास का एक प्रकार था जो पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण था, है ना। अब अंत में बारी आती है निष्कर्ष का। लिखेंगे इस प्रकार से कि आवास पर्यटन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आवास क्या है? तो पर्यटन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अलग अलग प्रकार के आवास होने से हर पर्यटक अपनी सुविधा और बजट के अनुसार ठहर सकता है। मतलब देखिए, कह रहा है कि आवास के जो प्रकार हैं, इसके कारण से पर्यटक जो है, घूमने वाले जो हैं, वो अपने बजट के अनुसार से उस रूम में रह सकते हैं, वहाँ पे आराम कर सकते हैं और उसकी यात्रा जो है वो यादगार बन सकती है ना। तो यहाँ तक दोस्त हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 का। किसका? क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ऐसे कह रहा था कि पर्यटन एजेंसियाँ क्या होती है। पर्यटन एजेंसियाँ क्या होती है और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसियां का वर्णन करिए। मतलब सीधा से कह सकते हैं कि पर्यटन एजेंसी किसको कहते हैं। तो पर्यटन एजेंसी की बात करें तो पर्यटन एजेंसी का मतलब होता है वैसा संस्था जो एक व्यक्ति की यात्रा के लिए प्लान बनाती है ना, उसका टिकट बनाती है, वो कैसे वहाँ जाएगा, वहाँ जाने के बाद वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हर चीज़ का प्लान बना के देती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यटन एजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यटन एजेंसी। लिखेंगे इस प्रकार से मेरे दोस्त। सबसे पहले लिखेंगे पर्यटन एजेंसी का अर्थ। लिखेंगे कि पर्यटन एजेंसियां वे संस्थाएं होती है जो पर्यटन से जुड़े कामों को संभालती है। ये क्या करती है? पर्यटन से जुड़े, मतलब यात्रा से जुड़ा हुआ जितना भी काम है, सारे कामों को ये संभालती है। कह रहा है ये जो है पर्यटकों की यात्रा को आसान बनाती है। ये क्या करता है? लोगों की यात्रा में से मान लिया हम ही हैं, ठीक है, तो हम क्या किए, पर्यटन एजेंसी जैसे जाकर कांटेक्ट कर लिए, तो ये हमारी यात्रा को क्या कर देगी? आसान बना देगी और पर्यटन को आगे बढ़ाने का काम भी करती है। कह रहा है कि पर्यटन एजेंसियां यात्रा की योजना बनाने, जानकारी देने और सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करती है। ये हम लोग को यात्रा का प्लान बना के देता है कि आप जहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं आप कैसे कैसे घूमिएगा, कहाँ कहाँ घूमिएगा, उसके बारे में जानकारी देती है। उसके साथ साथ कई अन्य सुविधाएं भी जो है ना हम लोग को प्राप्त करवाती है। कौन? पर्यटन एजेंसियां, है ना। मतलब यहाँ तक हम लोग कह सकते हैं कि पर्यटन एजेंसी जो है, अगर आप यात्रा करने के लिए जाते हैं आप उससे कांटेक्ट जरूर करिएगा, है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट में हम लोग बनाएंगे पर्यटन एजेंसियों का महत्व, कि आखिर पर्यटन एजेंसी जो है उसका क्या महत्व है ना, क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों ये होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके महत्व की बात करते हैं। तो पहला इसका महत्व है पर्यटन को व्यवस्थित रूप से चलाती है। पर्यटन एजेंसियां क्या करती है? पर्यटन को बेहतर तरीके से चलाती है। बेहतर तरीके कैसे चलाती है? ठीक है, अब मान लीजिए आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए प्लान बना दी कि कैसे आपको घूमना है, कैसे नहीं घूमना है, कब आपको आना है, कब नहीं आना है, हर चीज़ आपका प्लान बना दिया गया, कहाँ आपको रुकना है। ठीक है, तो ये कब संभव हो पा रहा है? जब पर्यटन एजेंसी से आप काम करवा रहे हैं तब।
ठीक है, इससे आपका यात्रा जो है और भी क्या बन रहा है, आसान बन रहा है। दूसरा कह रहा है इससे जो है पर्यटकों को सही जानकारी मिल पाता है। मतलब कह सकते हैं कि पर्यटन एजेंसियां क्या करती है, जहां पे आप यात्रा करने के लिए जाते हैं उस जगह का जो है सही सही जानकारी आपको देती है, ठीक है, जिससे आपको उस जगह के बारे में समझ में आ जाता है कि आखिर मुझे वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि पर्यटन स्थलों का प्रचार करती है। पर्यटन एजेंसियां क्या करती है, पर्यटन स्थलों का प्रचार करती है, वहाँ की विशेषताओं के बारे में बताती है कि आखिर यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कि आपको यहाँ पे घूमने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलती है, वो हर चीज़ जो है ना ये कौन बताती है, तो पर्यटन एजेंसियाँ हमें बताती है। चौथा कह रहा है कि रोजगार के अवसर पैदा करती है। इससे क्या होता है, रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे पर्यटन एजेंसी है, या तो कह सकते हैं घूमने वाला जगह है ना, और घूमने वाला जब जगह है और वे जब क्या करेंगे, लोगों को बताएंगे वहाँ पे घूमने के लिए, वहाँ की विशेषताओं के बारे में बताएंगे, तो लोग वहाँ पे जाएंगे, और लोग वहाँ पे जब जाएंगे तो लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, और लोगों को जब ज़रूरत होगी तो वो ज़रूरत जो है ना कौन पूरा कर सकता है, वहाँ के स्थानीय लोग जो है अपने दुकान खोल करके या तो कोई भी और चीज़ करके जो है ना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि वो लोग रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं। ठीक है, फिर अगला हमारा क्या है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती बनाते हैं लोग। मतलब कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं। कैसे, मान लीजिए जब टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही देश के लोग आएंगे, विदेशों के लोग भी यहाँ पे आते हैं, और जब विदेशी के लोग यहाँ पे आते हैं तो विदेशी के लोग क्या करते हैं, अधिक मात्रा में यहाँ पे पैसा देते हैं। ठीक है, और इससे हमारा अर्थव्यवस्था जो है और भी मजबूत होते जाता है ना। इसलिए कह रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को भी ये मजबूत बनाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में हमारा ऐसे कहा था कि हमें बताइए कि राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसियां क्या होती है। क्या पूछा था कि राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसियां क्या होती है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो लिखेंगे इस प्रकार से दोस्त कि राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसियां किसी एक देश के अंदर पर्यटन के विकास के लिए काम करती है। राष्ट्रीय मतलब क्या, राष्ट्र के अंदर। ठीक है, कोई एक देश के अंदर पर्यटन के लिए काम करने वाले संस्था को हम लोग राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसी कहते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसियां किसी एक देश के अंदर पर्यटन के विकास के काम करती है। अब इसमें से कौन कौन आता है, इसका प्रकार कौन कौन सा है। ठीक है, तो पहला प्रकार है पर्यटन मंत्रालय। कौन सा है, पर्यटन मंत्रालय। कह रहा है यह भारत सरकार की प्रमुख संस्था है। पर्यटन मंत्रालय क्या है, भारत सरकार की प्रमुख संस्था है। यह जो है पर्यटन से जुड़ी नीतियां बनाती है। नीतियां मतलब है नियम और कानून बनाता है, योजना बनाता है, रूल नियम बनाता है। ठीक है, और इसका प्लान सेट करता है ये, है ना। दूसरा कह रहा है कि राज्य पर्यटन विभाग, राज्य मतलब हर राज्य का जो है ना अपना एक पर्यटन विभाग होता है, और यह राज्य के पर्यटन स्थलों का प्रचार करता है। ये क्या करता है, राज्य का जो पर्यटन स्थल है उसका ये प्रचार प्रसार करता है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा आता है आईटीडीसी। आईटीडीसी क्या होता है, कह रहा है आईटीडीसी पर्यटन से जुड़ी सेवाएं जैसे होटल, परिवहन और जानकारी उपलब्ध कराती है। आईटीडीसी क्या कराती है, तो जहाँ पे आप घूमने के लिए जा रहे हैं वहाँ के होटल के बारे में, ठीक है, मतलब कह सकते हैं वहाँ पे सुविधाओं के बारे में और सेवाओं के बारे में जानकारी हम लोगों को देती है कि आखिर वहाँ पे कौन कौन सी सेवाएं हैं और कौन कौन सी सुविधाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने राष्ट्रीय एजेंसी के बारे में जान लिया, या तो राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसी के बारे में जान लिया। लेकिन क्वेश्चन में हमारा ऐसे भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसी के बारे में बताइए। किसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसी के बारे में बताइए। ठीक है, तो लिखेंगे इस प्रकार से मेरे दोस्त कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसियां कई देशों के साथ मिलकर के काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसी जो होता है वो क्या होता है, तो कई देशों के साथ मिलकर के ये लोग काम करता है। जैसे कि मान लीजिए पहला हमारा कह रहा है UNWTO। UNWTO क्या है, तो कह रहा है ये जो है विश्व स्तर पे पर्यटन को बढ़ावा देती है। यह एक ऐसा संस्था है जो विश्व स्तर पे क्या करता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है। ठीक है, दूसरा यूनेस्को, ये क्या करता है, तो कह रहा है यह जो है ना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करता है। मतलब कहते हैं उसका सुरक्षा करता है। कौन, यूनेस्को क्या करता है, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है उसका ये सुरक्षा करता है ना। और तीसरा हमारा है IATA। IATA का मतलब क्या है, कह रहा है यह जो है हवाई यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने का काम करता है। ये जो है विश्व स्तर पे पर्यटन की सुविधाएं प्रदान हम लोगों को करते हैं, है ना। तो यहाँ तक दोस्त हम लोगों ने ये भी जान गया कि आखिर पर्यटन एजेंसियां क्या होती है, राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसी क्या है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसी
क्या है। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसियां पर्यटन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एजेंसियां जो है ना पर्यटन के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके सहयोग से पर्यटन जो है सुरक्षित, व्यवस्थित और लाभदायक बनता है। मतलब कह सकते हैं इन्हीं के सहयोग से पर्यटन हमारा जो है, हमारा जो यात्रा है वो क्या होता है, सफल हो पाता है और बेहतर यादगार बन पाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन समाप्त कर लिया। अब अंत में बारी आती है दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को भी जानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ऐसे कह रहा है कि पर्यटन में गाइड की भूमिका का विस्तृत विवेचन करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यटन में गाइड की क्या भूमिका होती है। गाइड मतलब समझते हैं, हाँ, जो आपका देख रेख करते हैं, आपको हर चीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है, जानकारी देते हैं, उसको हम लोग गाइड कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पर्यटन में गाइड की भूमिका का विस्तृत वर्णन करें। या तो यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है दोस्त कि पर्यटन गाइड के लाइसेंस, मान्यता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर गाइड का मतलब क्या होता है ना, और गाइड किसको कहते हैं। ठीक है, पर्यटन गाइड किसको कहते हैं। तो लिखेंगे दोस्त सबसे पहले परिचय, और लिखेंगे इस प्रकार से कि पर्यटन गाइड वह व्यक्ति होता है जो पर्यटकों को किसी पर्यटन स्थल पे घूमने में मदद करता है। मतलब कह सकते हैं कि पर्यटन गाइड वह व्यक्ति होता है जो किसी पर्यटकों को, मतलब यात्रा करने वाले व्यक्ति को जो है ना उस जगह पे घूमने में उसका मदद करवाता है ना। कह रहा है कि वह जो है पर्यटकों को रास्ता दिखाने के साथ साथ उस जगह का इतिहास, संस्कृति और महत्व भी सरल भाषा में समझाता है। ये क्या करता है, उसको रास्ता तो दिखाता ही है, उसके साथ साथ दोस्त उसको उस जगह का इतिहास के बारे में बताता है, संस्कृति के बारे में बताता है और उसके महत्व के बारे में भी बताता है। ठीक है, कह रहा है कि एक अच्छा गाइड यात्रा को आसान और यादगार बना देता है। और अगर आप यात्रा कर रहे हैं और आपके साथ एक गाइड है तो समझिएगा आपका यात्रा जो है वो हमेशा के लिए यादगार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, परिचय में लिखेंगे, और परिचय के बाद दोस्त हम लोग बनाएंगे इसका पॉइंट कि आखिर गाइड जो होते हैं हम लोग को किस प्रकार का मदद करते हैं, किस दौरान, तो यात्रा के दौरान। तो पहला उन लोग का मदद है, या तो पहला भूमिका कह सकते हैं पर्यटकों का स्वागत और मार्गदर्शन। ये क्या करते हैं, तो पर्यटकों का स्वागत करते हैं और हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं। वही कह रहा है कि गाइड सबसे पहले पर्यटकों का स्वागत करते हैं, मतलब घूमने वाले जो व्यक्ति आते हैं उन लोगों का ये स्वागत करते हैं और ये क्या करते हैं, उनको जो है ना पूरे भ्रमण की योजना समझाते हैं। आखिर आपको कहाँ कहाँ घूमना है, ठीक है, और कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे कैसे घूमना है, पहले कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, हर चीज़ का ये प्लान बना के देती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि वह बताता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कितना समय लगेगा। ये कौन बताता है, तो गाइड बताता है। ठीक है, कि आप यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं तो आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए और कितना टाइम आपको लगेगा यहाँ पे घूमने में, है ना। इस चीज़ को कौन बताता है, तो गाइड बताता है। ठीक है, दूसरा इनकी भूमिका है पर्यटन स्थलों की जानकारी देना। ये क्या करते हैं, पर्यटन स्थल की जानकारी देते हैं, मतलब जहाँ जहाँ हम लोग को घूमना है वहाँ की जानकारी हम लोग को ये प्रदान करते हैं। ठीक है, तो वही हमारा कह रहा है कि गाइड उस स्थान का इतिहास, महत्व और ख़ास बातें आसान भाषा में बताता है। गाइड क्या करता है, तो हम लोगों को उस स्थान की खास बातें, विशेषताएं, इतिहास और महत्व के बारे में बताता है। कह रहा है इससे पर्यटक जो है ना उस जगह को सही तरीके से समझ पाता है। इससे क्या होता है, पर्यटक जो है, घूमने वाले जो व्यक्ति हैं उस जगह को जो है ना बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। फिर मेरे दोस्त तीसरा इसका भूमिका है, कह रहा है स्थानीय संस्कृति से परिचय कराना। गाइड जो है वो क्या करते हैं, वहाँ के स्थानीय परिचय, मतलब जो जगह में लोग घूमने के लिए आए हैं उस जगह के भी इतिहास के बारे में बताता है, उसके संस्कृति के बारे में भी बताता है। कह रहा है कि गाइड पर्यटकों को स्थानीय रहन सहन, खान पान, त्यौहार और परंपराओं के बारे में भी बताता है। इससे पर्यटक संस्कृति को करीब से जानते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जब लोग कहीं दूसरे जगह घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ का गाइड क्या करता है, उस जगह की रहन सहन, खान पान, त्यौहार और परंपराओं के बारे में भी बताता है, जिससे लोग वहाँ की संस्कृति से भी जुड़ पाते हैं। तो ये इसका तीसरा भूमिका है। चौथे भूमिका की बात करें, चौथा भूमिका कह रहा है भाषा से जुड़ी मदद करना। ये लोग भाषा से जुड़ी भी मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप घूमने के लिए गए हैं, ठीक है, और आप घूमने के लिए गए हैं, आपको इंग्लिश आता है
हिंदी आपको आता ही नहीं है, ठीक है, तो वो गाइड क्या करेगा, आपको हर चीज़ जो है ना इंग्लिश में ही बताएगा। भाई कह रहा है कि अगर पर्यटक स्थानीय भाषा में नहीं जानते, मतलब पर्यटक जो है आप घूमने जा रहे हैं, ठीक है, और आप वहाँ के स्थानीय भाषा नहीं जान रहे हैं, है ना, तो गाइड क्या करेगा, अनुवादक की तरह काम करता है, ट्रांसलेटर की तरह वो काम करेगा, ठीक है, और आपके बातचीत में जो है ना वो क्या करेगा, मदद करेगा। मतलब सीधा से कह सकते हैं कि आपको हर चीज़ जो है वो इंग्लिश में ही समझाएगा। अगर आप इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश में समझाएगा, अगर आप हिंदी जानते हो हिंदी में समझाएगा, है ना, वो हर काम आपको करके देगा। कौन, गाइड, ठीक है। फिर इसकी पांचवी भूमिका की बात करें, पांचवा भूमिका है पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान रखना। ये क्या करता है, पर्यटकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। कैसे, कह रहा है कि गाइड जो है पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाता है। गाइड क्या करता है, पर्यटकों को, मतलब घूमने वाले व्यक्ति को जो है सुरक्षित स्थान पर ले जाता है और नियम की जानकारी देता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। मतलब वो हर चीज़ के बारे में उसे बता देता है ताकि किसी प्रकार की उसको कोई तकलीफ ना हो, ठीक। फिर बात करते हैं अगर इसके छठे भूमिका का, छठा भूमिका कह रहा है समस्याओं का समाधान करना। मतलब गाइड क्या करता है, तो टूरिस्ट जो घूमने के लिए लोग आते हैं, पर्यटक जो लोग आते हैं, उसके समस्याओं का समाधान भी करते हैं। कैसे, कह रहा है कि अगर पर्यटकों को रास्ता भटकने, सामान खोने या किसी और परेशानी का सामना करना पड़े तो गाइड क्या करता है, उनकी मदद करता है। कौन मदद करता है, गाइड उनकी मदद करता है। और सातवां उनका जो भूमिका है वो कह रहा है स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच में तालमेल बनाना। ये क्या करता है, तो स्थानीय लोग और पर्यटकों के बीच में तालमेल बनाता है। कह रहा है कि गाइड स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच में समझ और सहयोग बढ़ाने का काम करता है। मतलब वहाँ के स्थानीय लोग जो है उससे वो मतलब कह सकते हैं बातचीत करवा देता है, जिससे लगता है वहाँ के पर्यटकों को कि हम लोग इससे घुल मिल गए हैं, है ना। तो ये 7 भूमिका थी एक गाइड की जो हम लोग को पर्यटन करने के दौरान जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब अंत में दोस्त हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष। क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। और निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि पर्यटन में गाइड की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कहाँ पे, पर्यटन के दौरान गाइड की भूमिका जो है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छा और समझदार गाइड यात्रा को सरल, सुरक्षित और यादगार बना देता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर एक गाइड समझदार और अच्छा है तो समझिएगा कि आपकी यात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही इंजॉयफुल हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी और हमेशा के लिए मेमोरेबल हो जाएगी, यादगार हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 का, है ना। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस प्रकार से कह रहा है कि पर्यटन में मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भूमिका का वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि पर्यटन में मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भूमिका का वर्णन करें। बताइए कि अगर आप पर्यटन करने के लिए जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो उसमें से मनोरंजन की क्या भूमिका होती है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय। और परिचय में लिखेंगे कि पर्यटन केवल घूमने तक सीमित नहीं होता है। पर्यटन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ घूमना है, बल्कि उसमें मनोरंजन और संस्कृति का भी बड़ा योगदान होता है। कह रहा है कि जब पर्यटक किसी जगह पे जाते हैं तो वे जो है वहाँ के नृत्य, संगीत, मेले और त्यौहार देखना चाहते हैं और ऐसे कार्यक्रम पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और उनकी यात्रा को यादगार बनाते हैं। मतलब कह सकते हैं जब ऐसा कार्यक्रम होता है ना तो ये जो है पर्यटकों को क्या करता है, आकर्षित करता है और उनकी यात्रा को क्या करता है, ये यादगार बनाता है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग समझते हैं इसकी भूमिकाओं को कि आखिर पर्यटन में मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की क्या क्या भूमिकाएं होती है, ठीक है। तो बात करते हैं अगर पर्यटन में मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहली विशेषताओं का या तो भूमिका का, तो पहला भूमिका है पर्यटकों को आकर्षित करना। ये क्या करता है, पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्यटक मतलब क्या होता है, जो घूमने वाले व्यक्ति हैं उसको ये आकर्षित करता है। कैसे, कह रहा है कि मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है ना पर्यटकों को किसी स्थान की ओर खींचता है। जैसे कि लोक नृत्य, संगीत कार्यक्रम और मेले लोगों में घूमने की इच्छा बढ़ाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं, लोक नृत्य, संगीत का कार्यक्रम जो होता है, जब वहाँ पे मेला लगता है ना तो लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाने का मन बनाते हैं। तो ये क्या करता है, पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा कह रहा है स्थानीय संस्कृति का प्रचार। ये क्या करता है, वहाँ के स्थानीय संस्कृति का प्रचार करवाता है। कह रहा है इन कार्यक्रमों में, मतलब इन कार्यक्रमों के माध्यम से उस क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली सामने आती है। इसके माध्यम से क्या होता है, तो इसके माध्यम से हम लोग उस क्षेत्र की संस्कृति के बारे में जान पाते हैं, परंपरा के बारे में जान पाते हैं और वहाँ के जीवन शैली के बारे में भी समझ पाते हैं।
और इससे क्या होता है, तो पर्यटक जो है उस जगह को जो है अच्छे तरीके से समझ पाते हैं जहाँ पे वो घूमने के लिए जाते हैं, है ना। फिर तीसरा इसका भूमिका है पर्यटन को यादगार बनाना। ये क्या करता है, पर्यटन को यादगार बनाता है। कैसे, कह रहा है कि मनोरंजन से यात्रा सिर्फ घूमना घूमना ही नहीं रह जाता। मतलब कह सकते हैं जब हम लोग मनोरंजन करते हैं ना, तो उसका मतलब हमारा यात्रा जो है सिर्फ घूमना ही नहीं होता, बल्कि एक खास अनुभव बन जाता है ना। और इससे क्या होता है, पर्यटक अच्छे अनुभव के साथ वापस लौटते हैं, ठीक है, और पर्यटक को जो है वहाँ पे मज़ा आता है, ठीक है। फिर चौथा इसका भूमिका है रोजगार के अवसर बढ़ाना। इससे क्या होता है, रोजगार के अवसर बढ़ता है। कैसे, कह रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों से कलाकारों, कारीगरों और स्थानीय लोगों को काम मिलता है। मान लीजिए कहीं अगर मेला लगा है, ठीक है, तो मेला बड़ा मेला अगर लगा है तो क्या वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। और इससे क्या होता है, उनकी आय भी बढ़ती है, ठीक है। पांचवें अगर भूमिका की बात करते हैं तो पांचवा भूमिका कह रहा है आर्थिक विकास में योगदान। उन लोगों के आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। ये कैसे, कह रहा है कि पर्यटक कार्यक्रम देखने के दौरान खाना, खरीदारी और ठहराव पर भी पैसा खर्च करते हैं। पर्यटक जो है ना, वो कार्यक्रम को देखने के दौरान जो है खाना भी खाते हैं, खरीदारी भी करते हैं और ठहरते भी हैं वहाँ पे। इससे क्या होता है, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। इससे क्या होता है, वहाँ का स्थानीय अर्थव्यवस्था जो है वो क्या होता है, मजबूत होते जाता है। और छठा इसका भूमिका है सांस्कृतिक संरक्षण। इससे हमारा संस्कृति भी बचता है, मतलब बच जाता है ना। कह रहा है कि इन कार्यक्रमों से पुरानी परंपराएं और लोक कला जीवित रहती है। ये ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं इससे क्या होता है, तो ये सब कार्यक्रमों से हमारी पुरानी सब परंपराएं हैं और लोक कला जो है वो जीवित रहता है, और नई पीढ़ियों को जो है हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे लोक कलाओं के बारे में जानने को मौका मिलता है। तो यहाँ तो दोस्त हम लोगों ने इसके 6 भूमिकाओं के बारे में समझ गया। अब अंत में बारी आती है इसका निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि पर्यटन में मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्या कह रहा है, जब हम लोग पर्यटन करने के लिए जाते हैं तो पर्यटन करने में इंजॉयमेंट और हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे मेला वगैरह हो गया, कहीं नाच गाना हो गया, है ना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये क्या करता है, तो पर्यटन को आकर्षक बनाता है, संस्कृति को बचाता है और आर्थिक विकास में भी मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग निष्कर्ष में लिख देंगे, है ना। उसके बाद बारी आती है मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का। किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। और क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग जानेंगे, कह रहा है नृत्य, संगीत, कार्यक्रम, सम्मेलन एवं सेमिनार का आयोजन की प्रक्रिया समझाइए। मतलब कह रहा है ना कि नृत्य किसको कहते हैं, संगीत कार्यक्रम किसको कहते हैं, सम्मेलन क्या होता है और सेमिनार क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ। पहला कह रहा था नृत्य के बारे में बताइए, संगीत के बारे में बताइए, है ना, सेमिनार के बारे में बताइए और सम्मेलन के बारे में बताइए। तो लिखेंगे हम लोग परिचय और लिखेंगे इस प्रकार से कि नृत्य, संगीत कार्यक्रम, सम्मेलन और सेमिनार किसी भी पर्यटन स्थल को खास बना देता है। मान लीजिए आप कहीं घूमने के लिए गए हैं, ठीक है, और वहाँ पे कोई प्रोग्राम है, जैसे कि संगीत कार्यक्रम है, सम्मेलन है, सेमिनार लगा हुआ है और डांस वगैरह का प्रोग्राम है, तो इससे क्या होता है, पर्यटक और भी खुश हो जाते हैं। कह रहा है इन कार्यक्रमों के आयोजन से न केवल मनोरंजन होता है बल्कि पर्यटन और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है, जब ऐसा कार्यक्रम वहाँ पे होता है ना, तो इससे लोगों को जो है सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं मिलता बल्कि पर्यटन और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आते हैं और वहाँ की संस्कृति के बारे में सीख के जाते हैं। कह रहा है किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सही तरीके से योजना बनाना भी जरूरी होता है। मान लीजिए अगर आप कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो कार्यक्रम करने से पहले जो है ना आपको योजना बनाना जरूरी होता है। अब योजना क्या क्या होता है, तो कह रहा है कि कार्यक्रम की योजना बनाना, कैसे बना सकते हैं योजना, कह रहा है कि सबसे पहले यह तय किया जाना चाहिए कि कार्यक्रम किस विषय पे होगा। अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वो प्रोग्राम कौन से विषय पे होगा ये तय करना है। दूसरा, यह भी तय किया जाता है कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। उसमें यह भी देखा जाता है कि आखिर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होना चाहिए और कितने लोग जो है ना इसमें आएंगे, इसमें शामिल होंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा स्थान का चयन, अगर आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ पे ऐसे स्थानों को आपको चुनना है जहाँ पे भारी संख्या में लोग आ सकें, है ना। वही कह रहा है कि कार्यक्रम के लिए सही जगह का चुनाव किया जाता है। स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पहुँचने में आसानी हो और जगह भी जो है ना पर्याप्त होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप मेला यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है, और इतना इतना ही बड़ा यहाँ पे क्या है स्थान है, तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा।
मेला यहाँ पे लगा हुआ, भव्य मेला लगा हुआ, ठीक है, तो पूरा ये स्थान यहाँ पे भरा हुआ है, इधर पूरा स्थान खाली है, इधर भरा हुआ पूरा, ठीक है, तो मज़ा आएगा, है ना। इसलिए इसमें स्थानों का भी चयन जरूरी होता है। तीसरा हमारा कह रहा है कलाकारों एवं वक्ताओं का चयन। इसमें जो है ना कलाकार और वक्ताओं का भी चयन किया जाता है। मतलब कह रहा है नृत्य और संगीत कार्यक्रम के लिए कलाकार बुलाए जाते हैं और सम्मेलन और सेमिनार के लिए जो है ना विशेष विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो ये इसका तीसरा भूमिका था कह सकते हैं। चौथा इसका भूमिका है समय और तारीख तय करना। इसके लिए जो है ना समय और तारीख भी तय किया जाता है। कह रहा है कि कार्यक्रम को मतलब कार्यक्रम की तारीख और समय पहले से ही तय किया जाता है ताकि लोग अपनी योजना बना सकें, ठीक है। फिर 5वां पॉइंट में लिखेंगे प्रचार और विज्ञापन। लोग क्या करता है, इसका प्रचार भी करता है और विज्ञापन भी करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखने के लिए आएँ। कह रहा है कि कार्यक्रम की जानकारी लोगों तक पहुंचने के लिए पोस्टर, सोशल मीडिया और मीडिया का सहारा लिया जाता है, जिससे अधिक से अधिक लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। छठा है सुविधाओं की व्यवस्था। मतलब मान लीजिए कि आपने वहाँ पे कोई प्रोग्राम करवाया, तो प्रोग्राम करवाया है तो वहाँ पे सुविधाएं भी आपको देना पड़ेगी, जैसे कि बैठने की सुविधा, लाइट की सुविधा, साउंड की सुविधा, पानी की सुविधा, भोजन की सुविधा और सुरक्षा की व्यवस्था। ये सब सुविधाएं जो है ना आपको वहाँ पे प्रदान करनी ही पड़ेगी। 7वां कह रहा है कि कार्यक्रम का संचालन। अब मान लीजिए कोई कार्यक्रम करवा रहे हैं तो उसका संचालन भी करना पड़ेगा। जैसा कि कह रहा है निर्धारित समय पर कार्यक्रम को सही तरीके से चलाया जाता है। आप जो समय फिक्स कर दिए हैं वही समय पे जो है ना आपको क्या करेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, कार्यक्रम जो है चलाना पड़ेगा, ठीक है। और अतिथियों का स्वागत करना पड़ेगा। आप अगर कोई प्रोग्राम करवा रहे हैं तो जिससे आप प्रोग्राम करवाओगे, जो पार्टिसिपेटर्स रहेगा, जो मुख्य गेस्ट रहेगा, ठीक है, उसका आपको स्वागत भी करना पड़ेगा। और अंत में जो है मूल्यांकन करना पड़ेगा और उसका समापन भी करना पड़ेगा। भाई कह रहा है कि कार्यक्रम के बाद उसकी समीक्षा किया जाता है ताकि आगे सुधार हो सके। अगर कोई कार्यक्रम हुआ है तो उसका बाद में मूल्यांकन भी किया जाएगा कि आखिर कहाँ कहाँ गलती हुआ है और कैसे हम लोग उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। और अंत में बारी आती है निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि नृत्य, संगीत कार्यक्रम, सम्मेलन और सेमिनार का सफल आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देता है। अगर ये सब सफल हो जाता है, बेहतर तरीके से होता है, तो इससे पर्यटन भी बढ़ता है और अच्छी योजना से कार्यक्रम सफल और यादगार बनता है। ये क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़ोगे उतना तो भी चलेगा, लेकिन अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, ये आप लोगों के लिए मोस्ट VVI होने वाला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा कैसे है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पर्यटकों एवं पर्यटन स्थलों की सुरक्षा में विभिन्न संस्थानों की भूमिका स्पष्ट करिए। मतलब पर्यटकों मतलब जो घूमने वाले व्यक्ति हैं, और जो पर्यटन स्थल है, जो घूमने वाला स्थान है, उसकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से संस्था कार्य कर रही है और क्या क्या भूमिका निभा रही है उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय। और परिचय लिखेंगे कि पर्यटन तभी आगे बढ़ता है जब पर्यटक खुद को सुरक्षित महसूस करता है। मान लीजिए कि आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे मुझे खतरा है, तो क्या आप बार बार यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे, कभी घूमने के लिए आएंगे? नहीं। वही कह रहा है कि पर्यटन तभी आगे बढ़ता है, लोग वहाँ पे घूमने के लिए तभी बार बार जाते हैं जब लोगों को लगता है कि यह जगह जो है मेरे लिए क्या है, बिल्कुल सुरक्षित है। वही कह रहा है कि अगर किसी जगह की सुरक्षा अच्छी हो तो लोग बिना डर के घूमने के लिए आते हैं। पर्यटकों और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा के लिए कई संस्थान मिलकर काम करता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे दोस्त हमारा क्वेश्चन कहा था कि आखिर पर्यटक और पर्यटन स्थल की सुरक्षा के लिए जो है ना कौन कौन से संस्थान काम कर रही है, उसके बारे में हम लोग को बताइए, ठीक है। तो बात करते हैं ऐसे संस्थानों का, तो उसमें से हमारा पहला आता है पुलिस विभाग की भूमिका, है ना। मतलब पर्यटक की सुरक्षा के लिए और पर्यटन स्थल, घूमने वाले जगह की सुरक्षा के लिए जो पहला संस्थान काम करता है वो हमारा है पुलिस विभाग। कौन है? पुलिस विभाग, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, तो कह रहा है कि पुलिस जो है ना पर्यटकों की सुरक्षा में सबसे अहम भूमिका निभाती है। पुलिस जो है वो क्या करती है, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जो है ना सबसे अहम भूमिका निभाती है। कैसे? कह रहा है कि वह पर्यटन स्थलों पर गश्त करती है और किसी भी समस्या में तुरंत मदद करती है। मतलब कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी पर्यटन स्थल होता है वो हमेशा घूमते रहती है, इधर उधर घूमते रहती है, और अगर वहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या उसको दिखती है तो वो लोगों का क्या करती है, मदद करती है। कह रहा है कि चोरी, झगड़े
और आपराधिक घटनाओं को रोकने का काम भी कौन करती है? पुलिस ही करती है। ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा पर्यटन विभाग की भूमिका। इसमें से पर्यटन विभाग की भी भूमिका होती है। कैसे? कह रहा है कि पर्यटन विभाग पर्यटकों को सही जानकारी और सहायता प्रदान करता है। कौन? पर्यटन विभाग क्या करता है? तो पर्यटकों को जो है सही सही जानकारी देता है और हम लोग को सहायता प्रदान करता है। यह विभाग जो है हेल्प डेस्क, सूचना केंद्र और सुरक्षा संबंधी निर्देश देता है। ये हम लोग को बताता है कि कैसे हम लोग को मदद मिल सकता है, कैसे हम लोग को सूचना मिल सकता है और कैसे हम लोग को सुरक्षा मिल सकता है। ठीक है, उसके बारे में जानकारी देता है। आगे कह रहा है कि पर्यटन स्थलों की व्यवस्था भी यही विभाग देखता है। मतलब पर्यटन स्थल की क्या क्या व्यवस्था है ये कौन देखता है? पर्यटन विभाग देखता है। ठीक है, तो ये था हमारा पर्यटन विभाग की भूमिका। अब तीसरा हमारा आता है होटल और आवास संस्थानों की भूमिका। मतलब कह सकते हैं होटल और आवास जो होती है उनकी क्या भूमिका होती है इसमें? तो कह रहा है कि होटल और गेस्ट हाउस पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। होटल और गेस्ट हाउस क्या करता है? तो पर्यटकों का ध्यान रखता है। ठीक है, वे सीसीटीवी, गार्ड और सुरक्षित कमरे उपलब्ध कराते हैं। कौन? होटल और आवास, है ना। कह रहा है कि पर्यटकों के सामान और निजी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेते हैं? तो होटल और आवास संस्थान जो है ना पर्यटकों के सामान और उनकी निजी सुरक्षा का जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है। फिर चौथा हमारा है स्थानीय प्रशासन की भूमिका। वहाँ के स्थानीय प्रशासन की भी भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है? तो कह रहा है स्थानीय प्रशासन सड़कों, रोशनी, सफाई और यातायात व्यवस्था को ठीक रखता है। वहाँ का स्थानीय प्रशासन क्या करता है? तो वहाँ के सड़कों को ठीक करता है, वहाँ पे लाइट वगैरह लगवाता है, सफाई और यातायात व्यवस्था जो है बढ़िया रखता है। इससे क्या होता है? दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है ना। और पर्यटक जो है वो सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक। फिर पांचवा भूमिका होता है आपदा प्रबंधन संस्थानों का। किसका? आपदा प्रबंधन संस्थानों का। ये क्या करती है? तो कह रहा है आपदा प्रबंधन टीम प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप या आग में मदद करती है। मतलब आपदा प्रबंधन टीम क्या करती है? तो कभी अगर कोई आपदा आ जाता है, कोई समस्या आ जाता है तो उसमें जो है ना ये मदद करती है। कह रहा है ये संस्थान आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालते हैं। ये संस्थान क्या करती है? तो आपात मतलब कह सकते हैं इमरजेंसी सेवा ये लोग प्रदान करता है। ठीक है। और छठा भूमिका होती है स्थानीय लोगों का। इसका? स्थानीय लोगों का। कह रहा दोस्त कि स्थानीय लोग भी पर्यटकों की मदद करते हैं। कौन? स्थानीय लोग भी पर्यटकों की मदद करते हैं। वे रास्ता बताते हैं, सही जानकारी देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे सहायता भी करते हैं। तो यहाँ तक दोस्त हम लोगों ने देख लिया कि आखिर पर्यटक और पर्यटन स्थल को बचाने के लिए कौन कौन से संस्थाएं काम कर रही है। अब अंत में हम लोग लिखेंगे दोस्त निष्कर्ष, और निष्कर्ष में लिखेंगे कि पर्यटकों और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा में सभी संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए और पर्यटन स्थल की सुरक्षा के लिए जितने भी संस्थान काम कर रहे हैं सबकी भूमिका क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है तभी पर्यटन का सही तरीके से विकास संभव हो पाता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताया गया सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कुछ हॉस्पिटल का कारण है जिसकी वजह से मुझे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। ठीक है, और वहाँ से आ करके मुझे समय मिल रहा है तो मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत मुझे भी प्रॉब्लम हुई है, बीच बीच में कहीं थोड़ा बहुत हेजिटेशन हुआ है क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ। ठीक है, तो वो सब आप इग्नोर करिए और इग्नोर करके मेरा सपोर्ट करिए। ठीक है, तो इससे जुड़ी अगर कोई और भी वीडियो आपको चाहिए होगा या तो और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।